Okay, good evening everyone. So we are on. Okay, tell me whether I am audible and visible. Yes. Good evening Aditya. Audible and visible? Okay. So let people others join. Yes. Okay. Very good. So let others join and then we will start. People are still joining. Fantastic. So let us. Okay. So, I had planned something for today before the class. Now, what I wanted is that before we move on to a class, on the class of word replacement and word usage, what आज जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हमारा बहुत सारा चीज़ जो है कवर हो जाएगा. जैसे वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो मोर और लेस कवर हो जाएंगे. डायरेक्ट एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं, लेकिन वर्ड बेस्ड जो रिप्लेसमेंट यूसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. राइट. ओके. बट उससे पहले व्हाट आई थॉट कि एक छोटा सा गेम देके हम लोग हर क्लास को स्टार्ट करेंगे. एंड आई थिंक यू वुड पीपल वुड लाइक इट. सो कुणाल इज आस्किंग, तो एक छोटा सा गेम देके हम लोग स्टार्ट करेंगे. पहले कुणाल का क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए डेली बेसिस पर आरसी सॉल्व करना चाहिए या ओके. सो यू सी इसके ना दो पहलू है. पहली बात तो एडिटोरियल से आपका आरसी पे जो फ़र्क पड़ेगा वो तो पड़ेगा, वो तो लॉन्ग टर्म है. बट आरसी सॉल्विंग करने से आरसी पे फ़र्क पड़ेगा, आरसी के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. राइट. अब इसका मतलब क्या ये है कि हमें जनरल रीडिंग नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली जनरल रीडिंग करना चाहिए. जनरल रीडिंग में पार्ट होता है एडिटोरियल, बुक रीडिंग. राइट. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि हम लोग कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं. एक चीज़ पहले से मैं बता दूं, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये ख़राब लगे सुन के और उनको लगे कि दिस इज़ सर जो है इतना हार्श क्यों बोल रहे हैं. बट जो सच्चाई है वो हार्श ही होता है और वो सुनना पड़ेगा. अगर सिलेक्शन के लिए करना है तो सुनना पड़ेगा. अगर अपनी ख्याली दुनिया में रहना है और सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ना है तो मत करो. सिर्फ एडिटोरियल से आपका आरसी नहीं अच्छा होने वाला, आपका इंग्लिश नहीं अच्छा होने वाला. ये एक सच्चाई है. अगर अभी से इसको इंटीग्रेट कर लोगे अपने माइंड में तो यू वुड एंड अप गेटिंग मच बेटर रिजल्ट्स इन योर फ्यूचर एग्जाम्स. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एडिटोरियल से नहीं होगा, एडिटोरियल एक अच्छी बात है पढ़ना. इन जनरल भी आप जब आगे जाके पढ़ोगे तब भी आपको पढ़ना चाहिए. बट क्या वो प्रैक्टिस का ऑल्टरनेटिव है? नहीं, कभी भी नहीं. राइट. ओके. सो एडिटोरियल पढ़ने से अच्छा होता है, लेकिन उस तरह से आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, उस तरह से आपको मैगजीन्स भी पढ़नी पड़ेगी. यू सी, सिर्फ एक टाइप के एडिटोरियल या एक न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ने से ना हमारा बायसनेस क्रीप इन हो जाता है. तो वो बायसनेस ताकि ना हो और आपकी माइंड जो है क्रिटिकली एक्टिव रहे, उसके लिए आपको आपकी जनरल रीडिंग को वाइड बनानी पड़ेगी. उसमें बुक्स भी शामिल करनी पड़ेगी, उसमें आर्टिकल्स, मैगजीन्स भी शामिल करनी पड़ेगी. इवन न्यूज़पेपर्स को चेंज करके आपको पढ़ना चाहिए. राइट.
तो ये तो अच्छी बात है, जनरल रीडिंग जो कि आपको पूरी लाइफ करनी है। आरसी में अच्छे होने के लिए आरसी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, राइट। पैराजिम्बल्स में अच्छे होने के लिए पैराजिम्बल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के बाद राइट तरीके से, गलत तरीके से प्रैक्टिस करोगे उसमें भी नहीं होगा, राइट। ओके, तो ये बहुत क्लियरली अपने दिमाग में ना फिक्स इन कर लो, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट तो क्या होगा कि बाकी जो इसे हमेशा याद रखना कि दुनिया में मेजॉरिटी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे आर डूइंग थिंग्स द रॉन्ग वे, राइट। सो आप उस चीज़ को ना करो। आपको पता होगा, आप मुझसे पूछ लेना कि क्या चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ कितने लेवल तक करनी चाहिए, तो मैं बता दूंगा, एंड देन यू वुड नो इट, ठीक है। Mojo is asking, sir, I am getting 22 to 25 marks. Sometimes it goes down to 17, 18. Still I get 90 plus percentile. Is it good as low scores in mocks are demotivating? देखो, पहले दो इश्यूज इसमें मोजो ने रेस किया। एक है डिमोटिवेशन और एक है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कि स्कोर्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अब इन दोनों का ना अलग अलग तरीके से सोल्यूशन है। कंसिस्टेंसी नहीं रहने का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि हमारे स्कोर्स कहाँ से आते हैं, इसीलिए हम लोग अपने मॉक्स में अपने प्रायोरिटीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं एंड एंड अप अटेम्प्टिंग दोज थिंग्स फर्स्ट जो शायद हमें स्कोर ना दे, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मॉक एनालिसिस देना पड़ेगा, राइट। इसको डिटेल में समझने के लिए व्हाट वी वुड डू, इसकी एक मॉक मैं भी दूंगा और उसमें आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस तरह से मॉक के बाद आपको उसको एनालाइज करना है, इसका भी एक सेशन में लूँगा, राइट। और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और आप उससे अपने लिए फ़ायदा क्या निकाल सकते हैं। हर एक मॉक का पर्पस होना चाहिए अगले मॉक में इस मॉक की गलतियों से सीख के दूसरी गलतियां करो और इन गलतियों को ना दोहराओ। इसी तरह से 5-6 मॉक के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हो कि जिसके गलतियां जो है रिपीट नहीं होते, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट इन एन ओवरऑल वे, राइट। ओके, अब आते हैं मोटिवेशन वाली बात पे। यार मोटिवेशन तो आपको किस चीज़ से लानी है? एक चीज़ समझो, एक तो मॉक में अलग अलग आंसर स्कोर आने का ये भी मतलब हो सकता है कि मॉक की डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग है। जैसे कि आपने खुद ने बोला कि 90 परसेंटाइल से ऊपर है, जबकि 90 परसेंटाइल हमारे लिए क्या कहते हैं, डिज़ायरेबल नहीं है, बट वो अच्छा है, राइट, ख़राब नहीं है। हमारा डिज़ायर्ड होना चाहिए मॉक में 95 परसेंटाइल के ऊपर। तो अगर आप कॉन्सिस्टेंटली 95 परसेंटाइल से ऊपर ला रहे हो, स्कोर जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? डिफ़िकल्ट मॉक में स्कोर कम होगा, इजी मॉक में स्कोर ज़्यादा होगा। आपको रिलेटिवली बेटर स्कोर करना है एंड दैट शुड बी योर टारगेट, राइट। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। इंग्लिश में क्योंकि नंबर आते तो 40 में हमेशा 30-35 आएंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया तो 20-25 भी आ सकते हैं। अभी डिफ़िकल्टी लेवल को लेके बहुत SBI PO में पीपल आर क्लैमरिंग अ लॉट, बहुत सोच रहे हैं। बट एक बात बताओ, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने से हो क्या रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड? ये तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो क्या होता है कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाता है वो अपना बेस्ट अगर देता है तो उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और वो उतने ज़्यादा क्वेश्चन करके आएगा। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके नहीं जाता है उससे कम क्वेश्चन बनेगा और वो वही करके आएगा। तो अगर डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो द पर्सन हु हैज़ अ बेटर प्रिपरेशन, जैसे कि आप लोग जो सिंसियर हो, प्रिपेयर कर रहे हो, राइट गाइडेंस ले रहे हो मेरे से एंड उसके बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हो, उनको तो हमेशा एडवांटेज होगा ना, राइट। ओके, तो बट दिमाग में कोई पर्टिकुलर स्कोर, कोई पर्टिकुलर अटेम्प्ट फिट करके आप मत जाइए, राइट। तो भले ही हम लोग बोले कि इस मॉक में 35 आ सकता था, तो वो उस मॉक के कॉन्टेक्स्ट में है, उसको जनरलाइज मत कीजिए, सेक्शन में भी मॉक में भी, राइट। इज इट क्लियर? ठीक है, एम आई एबल टू एक्सप्लेन? सो 90 प्लस परसेंटाइल आ रहा है तो गुड जॉब। अब इसको 95 के ऊपर लेके जाओ मॉक के हिसाब से, उस मॉक सीरीज पे, एंड देन स्लोली यू मूव फर्दर अप। बट करना कैसे है, किस तरह से कंसिस्टेंसी लानी है, उसके लिए हम मॉक और एनालिसिस सेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट गेम ऑफ द डे, चले करें गेम ऑफ द डे।
तो आज एक मैंने सोचा कि वार्म अप कर लेंगे, पहले वर्ड रिप्लेसमेंट और वर्ड यूसेज से पहले ना थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। तो रेडी फॉर द गेम? तो ये है आपका गेम। 4 इमेजेस और दिए हैं मैंने आपको, और 4 वर्ड्स दिए हैं, राइट। आपको लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 इमेज है, ये नंबर 2 इमेज है, ये नंबर 3 इमेज है और ये नंबर 4 है। तो आपको बोलना है कि ए किसके साथ जाएगा, बी किसके साथ जाएगा, सी और डी किसके साथ जाएगा, राइट। तो ये है आज का हमारा गेम ऑफ द डे। यस, ऑल सेट? ओके, चलो करो इसको, देखते हैं कितने लोग। यस शिवानी, आई एम डूइंग ग्रेट, होप यू आर डूइंग ऑल्सो ग्रेट। होली सबका अच्छा गया, एंड नाउ वी आर बैक विथ renewed energy to learn more and perform our best. तो उसी को स्टार्ट करते हैं इस गेम से। आंसर बताइए इसका, देखते हैं कितने लोग इसको सही से बता सकते हैं। नहीं भी बता सकते, मैं बता दूंगा, बट लेट्स एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, Kaushika has answered. Mojo Jojo has answered. Kaushika, no, Kaushika has asked. Are you asking, Kaushika? Mojo Jojo has answered. I'll tell you guys whether he is correct or not after you answer. क्या हुआ, नहीं आया? अरे, these are not very difficult ones. अच्छा चलो मैं मीनिंग बताता हूं, ठीक है, एक एक करके। इन्फर्नल वर्ड आया कहां से है? इन्फर्नल आया है इन्फर्नो से। इन्फर्नो मतलब होता है अच्छा आया, ओके, B2, ठीक है, लेट मी सी। DCBA, अच्छा इमेज के साथ आप लोगों आपने किया है DCBA, ठीक है। इन्फर्नो इज लिटरली इट मीन्स फायर ऑफ हेल, ठीक है। हेल में जो फायर होता है उसको इन्फर्नो कहते हैं। तो लिटरली इट मीन्स दैट। सो ऑब्वियसली उसका जो एडजेक्टिव है इन्फर्नल, वो मीन्स वेरी हॉट, एंड it means something conditions which are like very bad conditions, hell like conditions, right। इन सारी इमेजेस में से हेल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा इमेज है? ये है ना, हमारे यमराज जी यहाँ पे वेट कर रहे हैं हेल में हमारे लिए, है ना, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए जो पाप ज़्यादा करते हैं वो यमराज जी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द इन्फर्नल हीट, इन्फर्नल फायर। इन्फर्नल मीन्स हेल लाइक कंडीशन। तो अगर हम लोग किसी इमेज के साथ एसोसिएट करना चाहेंगे तो इसी के साथ करेंगे, है कि नहीं, राइट। ओके, चलो अब कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या है? एनीवन? कैकोफोनी, एक्सुबरेंट, जेनोसाइड, इनका मतलब जिसका भी मतलब आपको पता है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, राइट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट। तो एक तो आ गया। तो जिन लोगों ने A4 या 4A बोला उनका तो करेक्ट है, ठीक है। अब कैकोफोनी का मतलब होता है a lot of noise, राइट, a lot of noise। तो बहुत ज़्यादा जब लाउड अनप्लेजेंट साउंड होता है उसको कैकोफोनी कहता है। एंड व्हाट बेस्ट सिग्निफाइज कैकोफोनी देन आवर इंडियन रेलवेज। हाँ, इंडियन रेलवेज में जाओ और आवाज से परहेज, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। ओके, नो, कैकोफोनी इज नॉट सुपर एक्साइटेड मोजो जोजो। कैकोफोनी मीन्स अ लॉट ऑफ नॉइज, केओस। यस शिवानी, केओस वुड बी अ सिनोनिमस वर्ड। अच्छा, जब मैं सिनोनिमस वर्ड बोलता हूँ ना, उसका मतलब ये होता है कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो सेम मीनिंग होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मीनिंग हर वर्ड का
अलग होता है, राइट। तो हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग वाले वर्ड्स बहुत कम हमें मिलते हैं, हमें मिलते हैं सिनोनिमस वर्ड। मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग सेम होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग इससे सेम होगा, बट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है क्लोज हो, कभी कभी हो सकता है क्लोज ना भी हो, राइट। दो वर्ड्स के बीच में बता रहा हूं। तो अब सो कैकोफनी इज अ लॉट ऑफ नॉइज, तो वो किसके साथ जाएगा? ऑब्वियसली इंडियन रेलवेज के साथ। अच्छा, ये क्या है? ये है एक्सूबरेंट। एक्सूबरेंट मतलब है लॉट ऑफ एनर्जी, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक। तो वो किसके साथ जाएगा? ऑब्वियसली हमारे ये छोटे उस्तादों के साथ जाएगा, राइट। आई हैव यू वॉच दिस मूवी? इफ आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच दिस मूवी, इट्स अ वेरी फनी मूवी। आई मीन उसके बहुत सारे पार्ट्स है, बट मूवी काफ़ी अच्छी है। उसके कम से कम पहला जो पार्ट था, राइट। सो दिस इज एक्सूबरेंट, मतलब वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ फुल ऑफ एनर्जी, ओके। और लास्ट हो गया, ये तो भाई साहब हिटलर है, आप लोगों को शायद पता हो, जिनको नहीं पता हो मैंने लिख दिया, ये हिटलर भाई साहब है। एंड हिटलर भाई साहब इज you see most unpopular for doing something. I mean, there had been a lot of rulers who had done that, but he had been one of the most unpopular for mass killing. In his case it was he killed in a mass manner Jews, राइट। एक रेस को ख़त्म करने में लग गए थे। तो कभी भी किसी रेस या रिलीजियन के आधार पे या उसके किसी क्लास के आधार पे अगर हम किसी को मार रहे हैं तो उसको जेनोसाइड कहते हैं, या कोई रूलर अगर मारते है तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। साइड इज द रूट वर्ड फॉर किलिंग, ओह सॉरी, साइड इज द रूट वर्ड फॉर किलिंग। अरे यार ये क्यों नहीं बार बार जा रहा है? अच्छा इसका वो हो गया, 1 सेकेंड, इसका पेन जो है, सो साइड मीन्स किलिंग, ओके। तो साइड एक रूट वर्ड है किलिंग का, उसी के साथ सुइसाइड मतलब सेल्फ किलिंग, राइट। मैट्रिसाइड मतलब मदर्स किलिंग, फैट्रिसाइड मतलब फादर्स किलिंग, ये सब जाता है, राइट। फ्रैट्रिसाइड मतलब ब्रदर्स किलिंग। तो ऐसे ही जेनोसाइड मतलब एक रेस को मारना, एक पर्टिकुलर ग्रुप को मारना, राइट, ओके, ठीक है। सो दीज वेर दी आंसर्स। फिर तो इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा जेनोसाइड, इसके साथ जाएगा एक्सूबरेंट, इसके साथ जाएगा कैकोफनी, और इसके साथ जाएगा इन्फर्नल, ठीक है, राइट, ओके। सो बहुत लोगों का सही हुआ है, कुछ लोगों का गलत हुआ है। जिन लोगों का गलत हुआ अभी समझ में आ गया। यस, होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होमी और एक रूट वर्ड है, हाँ, जो होमोसेपियन से आया है, तो इट मीन्स ह्यूमन। तो किसी ह्यूमन को मारना होमिसाइड होता है। देन सुइसाइड तो मैंने बताया है। यस, मिनियंस की मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं वो हमेशा मिनियंस, है ना, राइट, ठीक है। चले अब क्लास स्टार्ट करें। एनीवेज यू लर्नड, आई होप दैट यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस गेम ऑफ द डे। अगर ऐसी चीज़ें आपको पसंद होता है, बिकॉज यू सी व्हाट आई थिंक माई लर्निंग प्रोसेस इज दैट कि चीज़ों को समझो और चीज़ों को एंजॉय करो। अगर हम लर्निंग में एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं और समझ नहीं रहे, दोनों चीज़ें अगर ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके सस्टेन्ड और उस चीज़ को अप्लाई करने की हमारे में पावर आता ही नहीं है, राइट। वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, और इसीलिए बहुत दिक्कतें आती है, राइट। सो एंजॉयमेंट इज नेसेसरी, तो इसीलिए एंजॉय भी करो और समझो भी। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स के बिना तो होगा ही नहीं, समझने के बिना तो होगा ही नहीं। अब हम वर्ड रिप्लेसमेंट और वर्ड यूसेज के हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसको करने का तरीका देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप है ये, रेडी, राइट, वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 1। तो ये कौन सा टाइप है ना? ये वो टाइप है जिसमें आपके पास ये दिए हुए हैं, राइट, और आपको क्या करना है? सेंटेंस इज गिवन इन विच सर्टेन वर्ड्स आर हाईलाइटेड। चूज द ऑप्शन with the pair of words that need to be interchanged to make the sentence grammatically and contextually correct. If no change is required, no change required as the answer, right? तो हमें interchange कौन से ऑप्शन से होगा वो देखना है, right? आप पहले ट्राई कीजिए 40 सेकेंड्स देके, 30-40 सेकेंड्स देके, then I will do it with you. Great शिवानी, good.
ओके, आंसर्स आ रहे हैं, चलो वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स आए हैं। लेट मी शो। पहले मैं इसके तरीके को आपको दिखाऊंगा एंड देन वी विल कम टू दी आंसर। आंसर आएंगे, आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है कि नहीं है, बट पहले तरीके इसको ना 3 स्टेप में, इस तरह के क्वेश्चन को 3 स्टेप में करना है। पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर को देखना है, फिर जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को हम लोग रिव्यू करेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। जस्ट वेरी सिंपल 3 स्टेप। ऑब्वियसली आप देखोगे कि वर्ड रिप्लेसमेंट एंड इवन टू सम एक्सटेंट वर्ड यूसेज, खासकर वर्ड रिप्लेसमेंट के ज़्यादातर टेक्निक जो है वो इंस्पायर्ड होंगे फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के टेक्निक से, राइट? याद है हमने 4R टेक्निक किया था फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में, उसी से हम लोग इंस्पायर होकर उसी के एप्लीकेशन को हम यूज करके और छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। कैसे करेंगे? इन अ वर्ल्ड वेयर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन अ फैलेसी कंसर्न, अब यहाँ पे कंसर्न नाउन है तो फैलेसी और एक नाउन तो हो नहीं सकता ना, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव होना चाहिए, तो फैलेसी डेफिनेटली गलत पोजीशन पे है। ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इट कैन सीम इम्पॉसिबल टू एस्केप द प्रोमिनेंट दैट वेल्थ, ये प्रोमिनेंट भी गलत पोजीशन पे है, रॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट अगर हमने फैलेसी को इधर दिला, एस्केप द फैलेसी एंड इट हैज बीन अ प्रोमिनेंट कंसर्न ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ठीक लग रहा है। बट हम लोग अभी तक तो हमें सारे मीनिंग पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं, एम्पावरमेंट का मतलब होता है टू गिव राइट्स टू समवन, पावर टू समवन, जो यहाँ पे फाइनेंशियल राइट्स की बात किया जा रहा है। फैलेसी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट राइट, नॉट रॉन्ग, ओके, सॉरी नॉट राइट विच इज़ रॉन्ग, ओके। देन इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल जो नहीं है, प्रोमिनेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट हो। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट ही एकमात्र ऐसा एडजेक्टिव है जो यहाँ पे आ सकता है कॉन्टेक्चुअली, सो डी शुड गो हियर एंड दैट वेज अगर हमने फैलेसी को इधर डाला तो भी वो फिट बैठ रहा है, राइट? तो ये तीनों एक साथ ही होगा, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होगा, पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो। एंड दैट इज वाई व्हेन वी गो इन देयर वी सी दैट डी वुड रिप्लेस बी एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन सच एज दिस एंड दिस मेक्स perfect sense and therefore B is the correct answer and your answer is correct, right? तो हम क्या क्या देखेंगे? कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामर को देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, मीनिंग को रिव्यू करेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? याद रहेगा। अब अगला क्वेश्चन कीजिए। इसका भी आंसर आने लगा है। देखिए इसका, आफ्टर जॉब हिज अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहां पे ऑब्वियसली कोई पार्टिसिपल फॉर्म का वर्ब होगा क्योंकि यहां पे जॉब तो नहीं आ सकता है। वॉल टूक अ रिसीविंग विथ, यहां पे ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ नाउन होगा, टूक समथिंग ना, विच अर्नड हिम टू टुस्कॉन फॉर 3 years, ग्रामेटिकली फिट नहीं बैठ रहा है बट ठीक है हम देख लेंगे। where he sent a master's degree at the University of Arizona, obviously sent नहीं होगा उसमें, where he earned होगा, receiving नहीं हो सकता क्योंकि वो full verb नहीं है, participle form में verb है। तो ये इन चारों में से तो सिर्फ earned हो सकता है, पक्का ही है कि which sent him to Tucson होगा, तो C और D सिर्फ यहाँ पे है। A B को भी देख लेते हैं। After receiving his undergraduate diploma, Wall took a job, perfectly fine, so B is your answer। तो दिस इज करेक्ट फॉर एवरीवन, जितने लोगों ने भी आप लोगों ने आंसर किया, आदित्य, मयूर, शिवानी, कौशिका, कशिश, अशोक, राजेश, राइट, यशवंत, ईशा, गुड गुड।
Shivani is asking how many questions can we expect from this segment? It depends, but normally what we have seen is word replacement or word usage देखे somewhere between 6 to 8 questions have come, right? Maximum 8 questions have come, right? Minimum 5 to 6 questions have come, but this is the range that we can expect. Obviously आपके बार इस बार चेंज हो सकता है, एकदम ही पूरा चेंज हो सकता है, राइट? चलिए, क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया टाइप 1 टाइप 2, ये वाला कीजिए। अरे आंसर्स, गुड, लेट्स सी, वेरी गुड। देखिए, अच्छा ये इन क्वेश्चंस का फ़ायदा पता है क्या है? अगर इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो तो बहुत जल्दी होगा, सही होगा, एंड मोस्टली सही होगा, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इसके टाइप को मैं अभी बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा शिवानी, जब मैं आपको बोल रहा था कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट, मैं पूरी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो आज हम लोग इस क्लास में करेंगे, सिर्फ इस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, तो इसमें क्या है कि ये जो टाइप है, टाइप 1 है, अगर टाइप 1 जैसा क्वेश्चन आ गया तो दे आर वेरी ईजी टू डू, राइट? इवन विदाउट एनी रूल, विथ कॉन्टेक्चुअल माइंडसेट एंड लॉजिकल माइंडसेट, यू कैन डू देम, ओके? अब जैसे ये वाला है, स्पेक्टेकुलर वीडियो मेटियोराइट तो हो नहीं सकता ना। मेटियोराइट एक इट्स अ हेवनली थिंग विच कैन नॉट बी अ वीडियो, राइट? बाय म्यूजिशियन एम्बर कॉफमैन ऑफ अ ब्लैंक, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, राइट? इज वाइडली बीइंग इंस्पायर्ड ऑन सोशल मीडिया, इंस्पायर्ड बाई होता है, इंस्पायर्ड ऑन डजंट मेक सेंस, बट ठीक है, लग दो, ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑल्सो शेयर्ड प्लेंटी ऑफ मीम्स, राइट? तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ नाउन अगर है तो मेटियोराइट है, तो यहाँ पे मेटियोराइट आएगा। ये बहुत सिंपल है, बी के जगह पे ए आएगा, बी के जगह पे ए आएगा। द स्पेक्टेकुलर वीडियो कैप्चर्ड बाय म्यूजिशियन एम्बर कॉफमैन ऑफ अ मेटियोराइट सीम्स फाइन। ए बी सिर्फ यहां है और यहां है। अब सी डी देख लेते हैं। इज वाइडली बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल्सो इंस्पायर्ड प्लेंटी ऑफ मीम्स, राइट? एंड दैट्स makes perfect sense. Interchange करना makes perfect sense. So therefore your answer would be C. So please understand, इसमें कहीं भी आप ऐसा मत करने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन को बिना यूज करके एक्चुअल आंसर क्या है आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें टाइम खराब कीजिए। नहीं, आप ऑप्शंस को जैसे आप आपने एक बार सेंटेंस को पढ़ लिया और पहला एक गलती आपको समझ में आ गया, तो आप उसी मोमेंट से आप ऑप्शन को भी यूज कीजिए और फाइनली जो ऑप्शन आता है उसको चेक कर लीजिए। इसी तरह से यू विल बी एबल टू डू थिंग्स फास्ट, राइट? यार शिवानी, एक्यूरेसी तो हर जगह मैटर करती है, and in a competitive exam such as these, I would prefer you do not attempt without keeping in mind, without the accuracy को don't throw it out in the wind, right? मतलब ये है कि accuracy को बिना सोचे समझे आप attempts को बढ़ाने के लिए मत बढ़ा दीजिए, guess work मत कीजिए, that might be suicidal, right? Okay, हाँ, कहीं पे आपको अपने 20 क्वेश्चन सही, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है, 2 क्वेश्चन में आपने एक गेस्टिमेट लगाया, 2 के बीच में आपको डाउट है और एक लगाया, दैट्स ओके, 10% दैट्स ओके, ये मैंने पहले भी कहा था, बट उससे ऊपर जाना इज वेरी रिस्की, है ना? चले, ठीक है, सी इज द आंसर, वेरी गुड, एवरीवन हु आंसर्ड, वेरी वेरी गुड। अब अगला बताइए, ये वाला देखते हैं।
रोहन, आप अगर बिगिनर हो तो एक बार जाके आप मेरे जो प्री वाले क्लासेस है उनको एक बार चेकआउट कर लो, एंड जो लेवल 1 या बेसिक एक्सरसाइजेस, इजी एक्सरसाइजेस है, वो आप स्मार्ट किरा के जो है पोर्टल से लगाना चालू करो। टॉपिक टेस्ट हो गए, राइट, एंड स्मार्ट रीड का आपका जो कोर्स है उससे आप बेसिक वाले जो क्या कहते हैं पैसेजेस है उनको लगाना चालू करो। उसके अलावा जो आप कर सकते हो वो जनरल रीडिंग। तो जनरल रीडिंग में जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका बुक्स भी आएंगे, आपके पेपर्स भी आएंगे, और न्यूज़ मैगज़ीन के आर्टिकल्स भी आएंगे, और इनको मिक्सअप कर दो। और ये हर एक बिगिनर के लिए रेलेवेंट है। बाकी मैं बिगिनर्स के लिए एक डिटेल में सेशन भी लाऊंगा वेरी सून, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे शेड्यूल करना है अगर आप अगले सीजन के एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हो, वो भी मैं बताऊंगा, राइट। ओके रोहन, अभी फिलहाल ये वाले करो, प्लस मुझे तो जैसे फॉलो कर रहे हो वैसे फॉलो करते ही रहो। हाँ जी, आंसर आया ई, बहुत लोग ई बोल रहे हैं, देखते हैं। पीटर फाउंड हिमसेल्फ टॉकिंग एंड बोस्टिंग। फाउंड हिमसेल्फ राइट यूसेज है, राइट, एंड हिमसेल्फ टॉकिंग एंड बोस्टिंग अबाउट हिज सन, ठीक ही लग रहा है। टेलिंग पीपल हु वेरेंट वेरी इंटरेस्टेड हाउ स्मार्ट Aaron was and how he had jumped a year in school. So यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे वेरी इंटरेस्टेड इनके साथ जा रहा है, जो लोग सुन रहे हैं वो सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। बट ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स, इवन कुछ केसेस में हमारे पेरेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं कि कुछ हम लोग अच्छा कर लेते हैं तो ऐसे जगह पे जाके हमारे बारे में इतना बोलते हैं कि वी ourselves get very awkward, feel very awkward. But yes, they are parents, they love us, so emotionally तो उनसे ना रहा नहीं जाता है। बट कुछ पेरेंट्स की तो ऐसी हालत है कि दे इरिटेटिंगली डू इट, राइट। कुछ एक आध बार एक आध चीज़ के लिए कर दिया तो कर दिया, बट कुछ पेरेंट्स, जैसे हमारे कुछ दोस्तों में होता था, आई एम श्योर कि आपके दोस्तों में भी होता होगा, कि स्कूल में एक ऐसी मम्मी या ऐसा कोई अंकल या आंटी थे, फ्रेंड की मम्मी या डैडी, जो कि आते थे और अपने बेटे के बारे में हर बर्थडे में और उस बारे में कि वो तो ये करता है वो करता है, और जैसे ही वो जाते थे मतलब हमारा बर्थडे जो है ख़राब हो जाता था, राइट। ओके, सो दैट वाज वेरी समथिंग दैट हैपेंड विथ मी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी कुछ हुआ होगा ऐसा ही। अगर नहीं हुआ होगा तो यू आर लकी मैन, आई मीन आई एनवी यू। ओके, तो एनीवेज, सो ऐसा ये कर रहे थे। तो ये सारे ही वर्ड्स जो आप अगर देखोगे वो राइटली प्लेस्ड है। सो नो चेंज रिक्वायर्ड। नो चेंज रिक्वायर्ड वाले क्वेश्चंस में मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स फील अ लॉट ऑफ डाउट, और उसकी वजह से वो छोड़ के आ जाते हैं। उसकी जगह पे व्हाट आई सेज कि आपने एक बार पढ़ा, एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ लीजिए। उतना टाइम आप दे सकते हैं यार, छोटा छोटा सेंटेंस है, 10 सेकंड लगेगा, 2 बार भी पढ़ोगे 20-25 सेकंड लगेगा, और डिसाइड करने में 10-15 सेकंड और। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस नेचर के आपके 30 सेकंड में हो जाएंगे। एक में अगर 40 सेकंड लग भी गया तो यू आर ओके विथ इट, राइट। ओके, ठीक है। सो नो चेंज रिक्वायर्ड इज द आंसर, वेरी राइट। ईशा, आदित्य, शिवानी, मयूर, यशवंत, राजेश, Kashish, all are correct. Very good. Yes, Shivani, I teach critical reasoning. If on internet, if you type my name and critical reasoning, one of the some of the most loved classes would be of mine. So you can check them out. And I am planning to have critical reasoning for you guys also, especially for SBI clerk mains. I'm thinking something, and very soon I will tell you about that. Okay, चलिए। yes, we feel embarrassed शिवानी, जब ऐसा कुछ होता था, अगर हमारे पेरेंट्स कर देते थे, नॉर्मली नहीं करते थे, वो दोस्तों के पेरेंट्स ज़्यादा करते थे, बट अगर ऐसा होता था तो एम्बेरस तो फील होता था। वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 2, इसका इंस्ट्रक्शंस या जो है डायरेक्शन जो है वो पहले मैं पढ़ देता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विथ 5 वर्ड्स मार्क्ड A, B, C, D and E. These words may or may not be placed at their correct places. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। Options with a different arrangement of these words are given. Mark the option with the correct arrangement as the answer. If no change is required, mark no rearrangement required as your answer. अब क्या हुआ, अब एक लेवल ऊपर चला गया। क्या हुआ कि इसमें से एक बंदा दूसरे बंदे के साथ रिप्लेस नहीं होगा, ये पूरा ही चीज जो है रीअरेंज हो सकता है,
राइट, ओके, पूरा चीज रीअरेंज हो सकता है, तो उस तरह से करो इसको। ओके, आंसर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आंसर्स आ गए और सारे ही ए आ रहे हैं। लेट्स सी अगर आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। चिल्ड्रन हु ब्रेन्स मैल न्यूट्रिशन, नाउ ब्रेन्स मैल न्यूट्रिशन तो गलत यूज है ही है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। अब डू नॉट डू एज वेल एज, ये वाला पोर्शन एज वेल एज एक साथ आता है, तो इसमें ये वेल को बाहर हटाना मुश्किल होगा। फिर भी हम पढ़ते हैं, दे कुड बिकॉज विदाउट, ये वाला भी गलत है क्योंकि यहां पे कोई पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। देयर सर्वाइव गलत है। डू नॉट नेसेसरी टू द फुलेस्ट। तो अगर हम देखें अकेला बी छोड़ के और कोई ऐसा खास दिख नहीं रहा है जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, राइट। सो इट एज इफ इट सीम्स लाइक कि सबका पोजीशन चेंज होगा, तो हम लोग बी को फिक्स करेंगे, तो ये वाला और ये वाला हमारे पास ऑप्शन बचता है। चलिए ठीक है। अब चिल्ड्रन हु डेवलप मैल न्यूट्रिशन और सर्वाइव मैल न्यूट्रिशन, इनमें से एक होगा। सो या तो सी या तो डी, अभी मैं पूरा बना रहा हूं। अब सी ऑप्शन है नहीं, तो ये डी ऑप्शन यही वाला हो सकता है। एक बार इसको पढ़ के देख ले। Children who develop malnutrition do not do as well as they could because without necessary nutrients their, यहाँ पे पार्टिसिपल मैंने बोला था ना, या तो पार्टिसिपल फॉर्म होगा। अच्छा, पार्टिसिपल किस चीज का रिप्लेसमेंट है? एडजेक्टिव का है। पार्टिसिपल वर्ब किस चीज का रिप्लेसमेंट है? एडजेक्टिव का है। तो या तो एडजेक्टिव होगा या तो पार्टिसिपल होगा, वही हुआ। नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स दे आर, brains do not develop to the fullest। परफेक्ट है, मेक्स सेंस, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया, ये मेक्स मोस्ट सेंस एंड देयरफॉर ए इज माय आंसर। अब आप बोल सकते थे कि सर सारे ही चेक कर सकते हैं, लेकिन सारे चेक करने से क्या होता है कि इसमें तो ए आंसर था, लेकिन अगर ये डी में होता तो आपको डी तक जाना पड़ता। तो एक लेवल पे एलिमिनेशन करना जरूरी है। इसमें एलिमिनेशन हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, तो उससे मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आ गया। और इस वाले पार्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन ही रह रहे हैं जो कि वर्ब की तरह है, तो उसमें से मेरा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो उसी को मैंने चेक करके देख लिया, राइट। ओके, ठीक, तरीका समझ में आया। सो ये हम लोगों ने यहां पे क्या किया, वी लुक्ड एट द कॉन्टेक्स्ट एंड द ग्रामर। हमने कॉन्टेक्स्ट देखा, ग्रामर देखा, मीनिंग को रिव्यू किया, एलिमिनेट किया ऑप्शन को। जिस तरह से पिछला वाला किया उसी तरह से, राइट, वो सेम तरीके से होगा बिकॉज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन इज सेम, राइट। ओके, नेक्स्ट ये वाला कीजिए, देखते हैं। सी इन दिस क्लास आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सही करोगे। आपका काम ये होगा कि हर एक क्वेश्चन में देखना कि आपका जो तरीका था उसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि नहीं, और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद समझना कि टाइम कहीं बचा सकते हो कि नहीं, राइट। ओके, ये लर्निंग होगी हमारी इस क्लास की मेजरली। ऑब्वियसली जहाँ पे आप गलत कर रहे होगे वहाँ पे क्यों गलत है, और जो मीनिंग हमें नहीं पता है उनके आंसर्स वो तो हम लोग करेंगे, बट इन जनरल जो मोटा मोटा हमारा मेजर पर्पस होगा इससे, ठीक है। अब देखते हैं इसको। एयर पोल्यूशन कंट्रोल, आप सब ने ए डाला है, देखते हैं अब सब सही हो कि नहीं हो। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल रिक्वायर्स एक्शन प्लानिंग एंड एक्सक्यूज मी, एक्शन प्लानिंग यहाँ पे थोड़ा सा मिसफिट लग रहा है, एनीवेज, एंड कंटिन्यूअस
बाय द स्टैट्यूटरी, ये तो ऑब्वियसली गलत है, बाय द स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंटल लॉज। अब इफ आई सी इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंटल लॉ, ये बेस्ट फिट है क्योंकि और कोई इन स्टैट्यूटरी, इन कॉन्टिन्यूअस, इन एक्शन, इन रिक्वायर्स हो ही नहीं सकता है। तो ई तो भाई प्लेस्ड है, तो ई प्लेस्ड है तो सिर्फ अगेन ए है। देखा, अगर ई प्लेस्ड है, मैंने क्या किया, मैंने सारे पढ़े और देखा कि किसको मैं फिक्स कर सकता हूं। मैंने देखा कि भाई अकॉर्डेंस को तो फिक्स कर ही सकता हूं, बिकॉज ग्रामेटिकली और कोई भी वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स याद करो, मैंने बोला ना कि सारे हमारे जो यहां पे करने के तरीके होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स का जो 4R टेक्निक क्लोज टेस्ट का, तो उसमें उससे इंस्पायर्ड होंगे। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे ये कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली ओनली फिट है। रिक्वायर्स विद द रेगुलेटर्स इन, रिक्वायर्स विथ नहीं आ सकता, रेगुलेटर्स इन एक्शन विथ, कंटिन्यूअस विथ, स्टैट्यूटरी विथ नहीं आ सकता है। तो अगर नहीं आ सकता है देन यू हैव ओनली दिस, इसको चेक कर लो, राइट। अब मुझे अकॉर्डेंस मिला, जरूरी नहीं है आपको अकॉर्डेंस मिलेगा। जैसे यहां पे स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी इटसेल्फ इज समथिंग दैट कुड नॉट गो एनीवेयर एल्स, राइट। स्टैट्यूटरी को कहीं पे और जा सकते हो, बट यस शिवानी, स्टैट्यूटरी और कहीं नहीं जा सकता, तो उसके बेसिस पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जिसको भी, बट लॉजिक सही होना चाहिए कि क्यों मैं उसको वहां पे फिक्स करना चाह रहा हूं, क्या वो और कहीं नहीं जा सकता है, राइट। तो दो चीजें होती है, एक वर्ड वहां पे फिक्स है और सेकंड जो है कोई और वर्ड वहां पे आ नहीं सकता, दोनों, राइट। इसको हमने दोनों चीजों से हमने देख लिया, वैसे इसको भी देख सकते हो, डी को भी देख सकते हो, दोनों चीजों से, राइट। अब आप अगर ACBD देखोगे तो फिर मेक सेंस, ए रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्लानिंग एंड एक्शन। देखो अब समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एडजेक्टिव हो गया, प्लानिंग एंड एक्शन अगेन नाउन हो गया, राइट, बाय द स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स इन accordance with this one, right? Okay, so A is your answer. चलिए next. बताओ आंसर बताओ। ओके, पहला आंसर आया ईशा का, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी। ईशा, आदित्य, प्रशांति डी बोल रहे हैं, शिवानी कौशिका बी बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करूं? देखिए, द स्पेशल बेंच सेड द स्टेट लेवल मॉनिटरिंग मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग हो सकता है, मस्ट बी नहीं है, सॉरी, मस्ट इम्प्लीमेंटेड, तो ये तो गलत है, बी नहीं है तो ये तो गलत ही है, राइट। इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे नहीं आएगा ग्रामेटिकली। एक्शन एट द ग्राउंड लेवल एज पर डायरेक्शंस हो सकता है। टू बी ऑब्वियसली यहाँ पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकता है, एंड तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेड और आगे जाके बाय दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और द अदर डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी आ सकता है। तो ये जो चौथा पोजीशन है दोस्त, यहाँ पे सिर्फ बी आ सकता है, राइट। तो चौथे पोजीशन में बी इसमें है, देख लो यार। स्पेशल बेंच सेज दैट द स्टेट लेवल मॉनिटरिंग मस्ट डी इंक्लूड, में एकदम सेंस बन रहा है, मस्ट इंक्लूड एक्शन एट द ग्राउंड लेवल एज पर directions to be implemented by the district magistrates or other departments concerned. एकदम perfect, B is the answer, right? Okay,
क्लियर है? अच्छा, वेरी गुड ईशा, समझ में आ गया ना आपको, अपने डी दिया था, अब क्यों वो बी होगा। यस, बी इज द आंसर। तो जिन लोगों ने भी बी मार्क किया सही हो, और जिन्होंने डी मार्क किया उनको समझ में आ गया कि ये बी क्यों आंसर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। ये है वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 3। मैंने बताया था ना कि वर्ड रिप्लेसमेंट के सारे वर्ड यूसेज के सारे टाइप्स जो है, ऑलमोस्ट सारे जो टाइप्स है वो हम लोग आज चेकआउट करेंगे। इसका डायरेक्शन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए सेंटेंस विथ 4 वर्ड्स इन बोल्ड आर मार्क दिस. Words may or may not require rearrangement to make the sentence contextually or grammatically correct. Also, one of the 4 words may or may not be correctly spelled. और एक लेवल ऊपर चला गया, स्पेलिंग भी डाल दिया इसमें. Choose the option that represent the correct order of the words and the word that is correctly, incorrectly spelled or inappropriate in the context of the sentence. बताइए, इसका आंसर बताइए. चलिए, गुड है, समझ में आ गया, वेरी गुड. इसको करते हैं. आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है. तो आपका कहना है ज़्यादातर लोगों ने ई, शायद सबने ही ई दिया है. लेट अस सी फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे. जल्दी करना है, जल्दी करना हमारा पर्पस है. अभी एग्ज़ाम के इतने क्लोज, हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा पर्पस है कि हम जल्दी कैसे करें. तो स्टेप इसका देखिए, पहले लुक एट द स्पेलिंग्स फर्स्ट, क्योंकि अगर स्पेलिंग आइडेंटिफाई हो गया ना तो ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा. नहीं हुआ तो फिर कॉन्टेक्स्ट को देखिए, अगर 2 स्पेलिंग वो है, फिर कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को देखिए, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में द रॉन्ग स्पेलिंग वॉज कोअलिस्ट. नाउ कोअलिस्ट में द स्पेलिंग इज COALESCED, राइट. ओके, तो जिसका मतलब होता है कम टुगेदर, टू जॉइन, यूनाइट, राइट, मर्ज, फ्यूज, ये सारे मीनिंग है उसके, मतलब सिनोनिम्स है. ब्लेंड, तो मिक्स हो जाना, एक इसको कोअलिस कहते हैं, राइट. सो द वर्ड इज कोअलिस्ट. यहाँ पे सी और एस का पोजीशन जो है वो गलत था, स्पेलिंग गलत था. तो अगर स्पेलिंग से आइडेंटिफाई हो जाता तो क्या होता है दोस्त, कि आपको पता है कि सी गलत है, तो ये 2 ही ऑप्शन हो सकते थे. अब इन दोनों ऑप्शन में से चेक कर लेते. एक तो ABCD पहले देख लेते. सम रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट वाटर इज इन वन फॉर्म और द अदर हैज बीन प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड. अभी तक ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं है, कॉन्टेक्चुअली गलत नहीं है. एवर सिंस इट कोअलेस्ड, राइट, आउट ऑफ swirling क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो एक साथ आके वो अर्थ बनाना, राइट. तो यहाँ पे इट सीम्स दैट ऑल द वर्ड्स आर एट द राइट प्लेस, their order is correct, only the spelling is wrong, right, and therefore E is the answer in this case. ठीक, तो आप लोग सबने E मार्क किया है, वेरी गुड, गुड जॉब. अब नेक्स्ट वाला कीजिए. बहुत आसान है, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए. यही मैं बोलता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी मेंस में आते हैं, राइट. हम उन डिफ़िकल्ट के आड़ में इनको कैसे पहचानें और इनको कैसे करें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि 10-12 नंबर हमारे बहुत आराम से आ सकते हैं एनी मेंस पेपर में. अभी तक के जो पेपर्स आए हुए हैं हमारे पास, राइट, पिछले कुछ सालों में. उसके बाद 10-12 नंबर थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे वो भी होता है. अगर उस तरह के पेपर आए तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट पेपर आए तो कम अलग होगा. और उसके बाद का जो 10-12 नंबर है वहाँ पे जो है गेम घूम जाता है, राइट. वहाँ पे यू गेट टू द टॉप. ठीक है, चलिए, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. द रॉन्ग स्पेलिंग इज़ द फर्स्ट स्पेलिंग. एक तो पहला है, इसीलिए आइडेंटिफाई करना भी आसान है. तो यू हैव 2 ऑप्शंस हियर, राइट.
अब इसका स्पेलिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि गलत है, राइट। कॉरिडोर का स्पेलिंग सीक्स ओवर एन एरिया ऑफ 5000 हेक्टेयर्स हो सकता है कॉरिडोर, क्योंकि सिंगुलर है, आ सकता है ये, राइट। तो built to decongest and transform the temple complex, right. So अब यहाँ पे if I see between seeks and built, seeks over an area 5000 hectares built to decongest, बिल्ड तो हुआ ही नहीं है ना, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा, इफ आई पुट दिस सेंटेंस देन इसका मतलब ये हो जाएगा ऑलरेडी बिल्ड हो गया, तो वो तो कॉन्टेक्चुअली गलत हो जाएगा। बट अगर मैंने ये चेंज कर दिया तो द कॉरिडोर बिल्ड ओवर एन एरिया ऑफ 5000 हेक्टेयर्स सीक्स टू डिकंजेस्ट, उनका पर्पस क्या है ना, इट सीक्स टू डिकंजेस्ट, राइट। सो दिस मेक्स मोर सेंस एंड देयरफॉर डी वुड बी योर आंसर, राइट। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये टाइप 3 का हमारा चल रहा है। सभी ने सही किया था, वेरी गुड वेरी गुड। पिछला क्वेश्चन, अब ये वाला कीजिए। Okay, so the answers are coming of this. चलिए, लेट अस सी। कम आंसर क्यों आ रहे हैं इसके, बाकी लोग करिए प्लीज जल्दी। इट इज द वाटर विच रिमेन, राइट, विच रिमेन। अब वाटर अगर है तो ये वर्ब तो सही नहीं है। आवर सीज, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए, एंड हैज नॉरिश, ये वर्ब भी सही नहीं है उस तरह से अगर हैज के साथ देखा जाए तो। अब इसमें ना यहाँ पे एक चीज है, बट स्टिल सस्टेन अ सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था कि स्पेलिंग देखने के लिए, बट यहाँ पे स्पेलिंग कोई गलत नहीं देखा, मैंने पहले ही देख लिया कि रिमेन, नॉरिश, सस्टेन, इंटेंस, कोई स्पेलिंग गलत नहीं है। अब एक स्पेलिंग गलत इस तरह से हो सकता है कि दोस्त आपका जो टेंस है या वर्ड जो यूज है उसका फॉर्म ही गलत है, और उस टाइम पे भी आपका ये हो जाएगा कि स्पेलिंग गलत है, राइट। तो वो शायद ये वाला केस है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्पेलिंग तो कुछ गलत नहीं है जैसे उनमें था। तो अब हमें नॉर्मल वाले वे में जाना पड़ेगा जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करते हैं या बाकी वर्ड रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। एंड हैज नॉरिश लाइफ फॉर मिलेनिया बट स्टिल सस्टेन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो समझिए कि इनका मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। नॉरिश अगर नहीं पता है, नॉरिश्ड या नॉरिश का मतलब होता है फेड, मेंटेन्ड एंड नर्चर, राइट, नर्चर्ड। सस्टेन का मतलब होता है हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, सकर। और कहीं कहीं नॉरिश और सस्टेन जो है सिनोनिमसली भी यूज होता है, कहीं कहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बट कहीं कहीं यूज होता है। अब आप इस चीज को देखते हैं। बोलना क्या चाहता है दोस्त, ये बोलना ये चाहता है कि इट इज द वाटर विच ब्लैंक आवर सीज, राइट। तो ये यहां पे क्या हो सकता है, रिमेन तो हो नहीं सकता, नॉरिश आवर सीज हो सकता था, सस्टेन आवर सीज हो सकता था, इंटेंस आवर सीज नहीं हो सकता है। तो बी और सी आ सकता है। तो ये 3 ऑप्शन अभी तक रह गए हैं, नहीं ये 4 ऑप्शन रह गए हैं, राइट। अब नेक्स्ट, आवर सीज एंड हैज। अब हैज के बाद ऐसा कुछ आना चाहिए जो कि वर्ब का फॉर्म होगा आपके सेकेंड वाले में। तो रिमेन नहीं होगा, सस्टेन नहीं होगा, इंटेंस नहीं होगा। तो ये पक्की बात है कि एक कोई वर्ब का फॉर्म ईडी फॉर्म में जाएगा, अब वो नॉरिश्ड होगा, सस्टेन्ड होगा, राइट। तो या तो आपका सी बी होगा, मतलब पहला सी और दूसरा बी, या वाइसी वर्सा, क्योंकि बाकी जो है नहीं हो सकता है, रिमेन्ड लाइफ हो नहीं सकता है। इसमें इन दोनों वर्ड्स के
आसपास भी ही आना चाहता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट जैसे सोच रहे हैं। आपको जब सोचोगे इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, आपको हार्डली 20-25 सेकेंड लगेगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन सी बी और बी सी में से सिर्फ सी बी है, ऑप्शन सी। इसको अब देख लेंगे। इट इज द वाटर विच सस्टेन, हो सकता है, आवर सीज एंड हैज नॉरिश, ठीक है रख देते हैं, लाइफ फॉर मिलेनिया बट स्टिल रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेंस डिबेट, राइट। और इसमें एरर क्या है, बी। अब इट मेक सेंस। अब इट इसलिए मेक सेंस क्योंकि नॉरिश की जगह पे हमें पता है होगा नॉरिश्ड। नॉरिश की जगह पे क्या होगा, नॉरिश्ड, राइट। ओके, तो हमने एलिमिनेट किया और उसके बेसिस पे आंसर को लेके आ गए और इसी से हमें पता चला कि सी होगा, राइट। ओके, ठीक, चलो। ओह हाँ, ये है वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 4। इसमें जो रूल लगेगा वो डायरेक्टली आप फिल इन दी ब्लैंक्स वाले रूल लगा सकते हो। इसको करो, मैंने रूल सामने ही डाल दिया है ताकि आप लोगों को हेल्प हो। थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा इसको करने में। ओके, आंसर्स आने लगे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। आप लोग सी बता रहे हैं, लेट्स सी कि सी है कि नहीं आंसर। इन अ नॉर्मल सीजन वेयर फार्मर्स कंप्लेन मिनिमल लॉसेस, देखो यहां पे वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं है क्योंकि यहां से करना है, तो हम इनको ना ब्लैंक के हिसाब से ट्रीट करेंगे, राइट। उससे आपका काम आसान होगा। देखिएगा, complain minimal losses, the state government is expected to get back money that can form a service to fund the procedure for the following year। तो सीधी सी बात है कि एक नॉर्मल सीजन में जब फार्मर्स लॉसेस के बारे में करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के पास नॉर्मल सीजन में फार्मर्स के पास शायद लॉस नहीं होगा, तब स्टेट गवर्नमेंट को चेक बनाएंगे जिसके वजह से आगे के साल के लिए हेल्प होगा, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। तो लेट्स सी। यहां पे डेफिनेटली एक वर्ब आएगा, यहां पे डेफिनेटली आपका एक नाउन आएगा और यहां पे कुछ एक आएगा। लेट्स सी, व्हेन फार्मर्स रिपोर्ट सस्टेन टेस्टिमनी, तो रिपोर्ट मिनिमल लॉसेस एंड सस्टेन मिनिमल लॉसेस दोनों जा सकते हैं, 3 नहीं जा सकता है, सही है ना, राइट। ओके, अच्छा, द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गेट बैक मनी दैट कैन फॉर्म अ कॉर्पस एंड एप्लीकेशन। यार एप्लीकेशन, फॉर्म एप्लीकेशन, तो पहली बात तो ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, फॉर्म एंड एप्लीकेशन होना चाहिए, तो ए है तो एप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकता, कॉन्टेक्चुअली भी फिट नहीं बैठता है। कॉर्पस जरूर फिट बैठता है क्योंकि कॉर्पस का मतलब क्या है, कॉर्पस का मतलब होता है अ प्लेस वेयर नॉर्मली मनी इज स्टोर्ड, हम लोग उसको कहते हैं, कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं बट मनी के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। तो रिपोर्ट कॉर्पस टू फंड द स्कीम, अब तो एकदम फिट बैठ रहा है। तो ओनली वन वुड बी द आंसर, ओनली वन आपके सी पे है, तो ऑब्वियसली सी वुड बी द आंसर। क्लियर, राइट। तो अगर आपने इसको फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह देखा, इसीलिए मैंने क्या बोला, 4R टेक्निक मैंने लिख दिया था सामने। क्यों लिख दिया था कि आप इनको ब्लैंक के हिसाब से, ये एक ट्रिपल ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, इसको ये ट्रिपल ब्लैंक के हिसाब से अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए
अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इसको एक लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन, एक रिच डिस्कशन कर सके, है ना, राइट। चलिए इसका आंसर बताइए प्लीज़। देखिए ये वाला आंसर बहुत जल्दी आया, देखा, जैसे ही आपने इसको फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह, ट्रिपल फिलर की तरह ट्रीट करने लगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। इनको मारिए गोली, राइट, इनको देखने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में ऑब्वियसली। क्लर्क मेंस मतलब मॉक का बोल रहे हो आदित्य? इफ इट्स डायरेक्शन, यहां पे करता हूं, if its directions are unified through, say, the setting up of an industrial unit in a blank area, the commission will have the power to blank a fine of up to ₹1 crore, ठीक है। if the directions are valued, right, फाइन क्यों लगाएंगे, वैल्यूड होगा तो, चलिए ठीक है। कॉन्ट्रावीन्ड हो सकता है, कॉन्ट्रावीन्ड का मतलब होता है कि जहां पे आप यू एक्चुअली go against a rule, right, तो ये तो हो ही सकता है। if the directions are developed through, say, the setting up of an industrial, grammatically ठीक है तो रख देते हैं। in a fixed area, restricted area, segment area नहीं हो सकता है, restricted area हो सकता है, right, okay, यहाँ पे, और पहला वाला तो वैसे ही हट गया था, तो अब सिर्फ only 2 बचा है, उसका लास्ट वाला देते, the power to impose a fine, एकदम सही, only 2 ही इसमें आएगा, so only 2 is A, right, only 2 is A, ठीक है। देखा कितना जल्दी आंसर आता है when we treat it as a fill in the blank। सबने आपने सही किया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है आदित्य, सोचेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी। अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं वो मेंस के जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उन्हीं के बेसिस पे कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सारे टाइप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस के साथ डिफ़िकल्टी को एसोसिएट मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। मेंस में सारे क्वेश्चन, खास करके इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। क्या बोला मैंने? 8 से 10 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं जो कि सिटर होते हैं। सिटर समझते हो? बहुत आसान क्वेश्चंस। उन आसान क्वेश्चंस को पहले हमें करना जरूरी है, राइट। और उनमें ऑब्वियसली एक कैटेगरी ये भी है, तो उनको करने के बाद वो नेक्स्ट मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो करने आपसे तो आसानी से बन जाएंगे अगर आपने मेरे क्लासेस सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। इस सीजन में ही यही वाले लास्ट जो 7-8 क्लासेस है वही अगर फॉलो किए हैं, राइट। अब फिर आता है द मोस्ट डिफिकल्ट, जिसको लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो करीब 50% ऑफ द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट की तरफ होता है मेंस में। आई डू नॉट डिसएग्री विथ इट, बट वो 20 तो आ जाना चाहिए जो हमें मिलना ही चाहिए, है ना, राइट, ओके। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो ज़्यादा डिफिकल्ट वाले के लिए, उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं। इवन हर एक कैटेगरी में, जैसे पैराजिम्बल था उसमें हमने डिफिकल्ट किए, आरसीज में डिफिकल्ट किए, राइट। इनके नेचर में आपको उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर ग्रामर में मिलेगा, उसमें हमने किए। तो इस तरह से हमें उसको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। सो एवरी प्रैक्टिस इस मास्टर क्लास में, इस मास्टर स्ट्रोक के बैच में जो भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो सारे मेंस के हैं, राइट, इवन इफ दे आर इजी। द रीजन इज कि अगर हम इजी और डिफिकल्ट को मिक्सअप नहीं करेंगे, हम समझेंगे कहाँ से कि इजी क्या है, राइट, ओके। थैंक यू नीलाद्री। ओके चलो लेट्स सी द सेशन वुड वर्क। आप लोगों का आंसर आया अच्छा ओनली 2, ओनली 3। अच्छा लेट्स सी द सेशन वुड वर्क एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स and a multi-stakeholder notion for a trained global action to ensure food access and increase the resilience of agricultural food systems। या देख लेते हैं ब्लैंक समझ के। द टेस्टिमोनी वुड वर्क एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। टेस्टिमोनी मतलब नहीं देता है बट स्टिल। टूर्नामेंट वुड वर्क एज अ नेटवर्क, ठीक है। अलायंस डेफिनेटली जाता है बट आगे बढ़ते हैं।
मल्टी स्टेक होल्डर कंडीशन प्रमोशन कोअलिशन, कंडीशन नहीं जाता है, प्रमोशन भी नहीं जाता है, सिर्फ कोअलिशन जाता है इसमें। तो डेफिनेटली सिर्फ आपका 3 वाला ही हो सकता है, एक बार देख लो। फॉर अ यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन टू इंश्योर फूड एक्सेस, राइट। तो ओनली 3 विच इज बी। अच्छा, ओनली 2 प्रीवियस का था। ओके, वही मुझे लगा कि दोनों आंसर क्यों दिया तुमने। ओके, ऑल्टरनेटिवली शिवानी, देखो पहली बात तो शिवानी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मॉक्स हम हर रोज दे या ऑल्टरनेटिवली दे। पहली बात तो ये है, मॉक्स विदाउट एनालिसिस आर यूजलेस, ठीक है, दो ही मत, उससे अच्छा तो अगर मॉक दे रहे हो तो उनको एनालाइज करो। मेंस के मॉक लंबे होते हैं तो उसको उसी दिन एनालाइज कर पाओगे ऐसा चांस कम है, और ज़रूरी भी नहीं है। मेंस का आपने एक मॉक दिया, अगले दिन उसको एनालाइज किया, समझा क्या प्रॉब्लम हुआ, राइट, एंड देन मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट डे फॉर द अनदर मॉक। तो अल्टरनेट डे वर्क्स बेस्ट। जब एकदम एग्जाम से का डेट आ जाएगा, 5-7 दिन, 10 दिन है, 7 दिन है, तब आप कर सकते हो कि 4-5 मॉक लगा लिया 7 दिन में, दैट यू कैन डू। बट विदाउट एनालिसिस एक भी मॉक मत लगाना। What do I mean by analysis? मैं डिटेल में जाऊंगा, बट द आइडिया हियर इज दैट कि जब आप एक मॉक लगाते हो, उसमें से आपको रिजल्ट आने के बाद, स्कोर आने के बाद, आप वो वाले क्वेश्चंस करो जो आपसे बने नहीं या गलत हुए हैं, एंड देन गिव टाइम टू देम। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपका करीब 2-3 घंटा लग जाएगा, राइट। तो एक टाइम जाएगा, एंड देन उसके बेसिस पे जो आपको समझ में आता है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी अपने अगले मॉक का ठीक करो, बेटर करो, ठीक है, राइट। सो बी इज द आंसर इन दिस केस। यस नीलाद्री, आई एम अ बंगाली। चलिए आगे, वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 5। अब ये वाला जो है आखिरी वाला है, ठीक है शिवानी, समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अच्छा, वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप 5। अब इसमें ये देखिए कि तो इसमें करना क्या है आपका, लास्ट वाला है ये, ईच विथ 4 वर्ड्स हाईलाइटेड इन बोल्ड फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस दैट नीड्स टू बी इंटरचेंज विद द वर्ड फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस। मतलब दोनों सेंटेंस में इंटरचेंज होने वाला है आपका, टू मेक बोथ सेंटेंसेस कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल। ओके, राइट, करो इसको, बताओ। इसमें मैंने रूल डाल दिया, बहुत सिंपल है, इस तरह से सोचो तो आसानी होगी। Thank you, Ninadri. Hope that you stay healthy and you crack your exam this year. এবারে जॉब যেন হই হয়। चलिए, ओके, आगे बढ़िए। आंसर आया इसका? यस, ठीक है। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं कि अब इसमें एक बात तो तय है, हमें आइडिया लगाना है कि कौन से पार्ट में एरर है बोथ सेंटेंसेस में, और देखना है इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा। शिवानी, इसके इंस्ट्रक्शन बड़े सिंपल से थे, दोनों में कुछ ना कुछ गलत है और दोनों में इंटरचेंज होगा। क्या बोलते हैं? फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द वर्ड from the first sentence that needs to be interchanged with the word from the second sentence। तो दोनों में एक ऐसा वर्ड होगा जो इंटरचेंज होगा, तो उसके वजह से दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। तो हमारा पॉइंट क्या होगा? हमारा पॉइंट ये होगा देयरफॉर टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड और दैट पार्ट विच इज रॉन्ग, राइट। सो एक्चुअली दिस इज एन एरर डिटेक्शन क्वेश्चन। सो मैंने इसीलिए स्टेप में क्या किया, आइडेंटिफाई एरर इन बोथ सेंटेंस। मिस अन्ना सेड दैट द पार्टी वुड स्टार्ट वर्किंग सून in the state of Netherlands and untapped that they could even contest the next assembly election। Obviously untapped गलत है, कुछ मतलब ही नहीं है, right?
ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब आना चाहिए उस तरह से देखा जाए तो। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटेड to integrate their economies across different sectors in order to harness the hinted potential of the bilateral relationship between them। अब यार hinted potential क्या होता है, राइट अब अगर आप बाकी वर्ड्स में कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है, बट अगर आपने hinted को इधर डाल दिया और untapped को इधर डाल दिया तो does it make sense? And hinted that they could even contest election, वर्ब आना चाहिए। और यहाँ पे untapped potential एक एडजेक्टिव आना चाहिए, हिंटेड एडजेक्टिव उस तरह से है नहीं, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे अनटैप्ड और हिंटेड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शंस के साथ मैच करो ना, इंटरचेंज करो, ऑप्शन के साथ मैच करो एंड योर आंसर कम्स। सो सी इज योर आंसर देयरफॉर। क्लियर, राइट? नाउ गॉट इट? गुड गुड गुड, वेरी गुड। Yes, Niladri, logic is the key to getting great scores in English and clearing all sections, not only English, quant, reasoning, English, ये सारे लॉजिक के टेस्ट ही तो है, अलग अलग फॉर्म में हमें दिए जा रहे हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे जो लोग इंग्लिश को रूल का टेस्ट बना देते हैं, मैथ्स को सिर्फ रूल्स का टेस्ट बना देते हैं, वो गलत करते हैं। ये लॉजिक का टेस्ट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से, अगर आपको कॉमन सेंस सही से लगाना आता है, कॉमन सेंस अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट तो नहीं होगा, बट वो कॉमन सेंस लगाना भी तो एक आर्ट है ना, वही हम लोग इन क्लासेस में सीख रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स में। ओके, ईशा ने आंसर दे दिया डी, शिवानी ने आंसर दे दिया सी। देखते हैं कौन सा सही। और बाकी लोग बताओ। ओके, और कुछ आंसर आ रहे हैं डी सी। ठीक है, इसको करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स विंटर सेशन विल इंट्रोड्यूस अ बिल टू रेगुलेट डिजिटल करेंसी, राइट, एंड सिग्निफिकेंटली बैन ऑल प्राइवेट डिजिटल करेंसीज। अच्छा फाइन, ठीक है। अब ये हो सकता है, लेट अस सी, विल इंट्रोड्यूस अ बिल टू रेगुलेट, ये ठीक है। प्राइवेट डिजिटल करेंसीज ठीक है, सिर्फ यही लग रहा है, हो सकता है, बट स्टिल लेट अस सी। एयर क्वालिटी ऑफ द स्टेट इम्प्रूव्ड ऑन मंडे, ठीक है, एज द सरफेस लेवल विंड स्पीड रोज to more than 8 km per hour and stubble burning in the neighborhood state was also lowered ostensibly। यहाँ पे ये नहीं होगा because it doesn't make contextual sense, so ostensibly यहाँ होगा, यहाँ पे makes sense ostensibly, and यहाँ पे lowered significantly makes more sense, right? तो therefore दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या है? ऑस्टेंसिबल का मतलब ये है कि समथिंग विच अपीयर्स टू बी ट्रू बट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो एक्चुअली ऑस्टेंसिबली जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा इट मेक्स मोर सेंस। लोड सिग्निफिकेंटली मेक्स मोर सेंस हियर कि एक्चुअली यहाँ पे लो हुआ है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे डी होगा आपका आंसर, ठीक। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं समझ में आया था वो वाला पार्ट कि किस तरह से किसको वो करें, क्योंकि ग्रामेटिकली दोनों सही थे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था लास्ट क्वेश्चन सिर्फ, राइट। अच्छा, अभी तक कितने गलत हुए आपके? करीब करीब हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो कितने आपके गलत हुए? तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कितने सही हुए। तो कितने सही हुए ही लिखिए आप। मैंने बता दिया कितने टोटल क्वेश्चन किए आपने, 15 क्वेश्चन किए, तो हाउ मेनी वेर रॉन्ग, राइट, वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो रॉन्ग के बेसिस पे ही आपको राइट भी मिल जाएंगे, है ना। अब जब तक आप वो लिख रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे इसको 1 सेकेंड
वर्ड यूसेज, ओह 14 आउट ऑफ 15, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, ठीक है 13, गुड कशिश। अच्छा, आप लोग जब लिख रहे हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वर्ड यूसेज। अब हम लोग वर्ड यूसेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ जो बड़ा नंबर है वो राइट ही होगा, मैंने अज्यूम ही कर लिया। 13-14 आप लोग गलत नहीं करोगे कम से कम, सो स्मार्ट गाइस, सो क्यों आप लोग उतना गलत करोगे। चलो, in the following question a sentence is given with a word given in bold, corresponding to this sentence 3 other sentences are given with the use of the same word, same word को use करते हुए। From the option choose the sentences which give a different meaning of the word used in the sentence above. The meaning used in the sentence should be different from the one used in the main sentence. ठीक है, राइट, ओके। देखिए इस पे आ रहा हूँ मैं, डायरेक्शन को समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आदित्य 14, कशिश 13, ईशा 13, शिवानी 1 स्किप्ड, ऑल करेक्ट, मतलब 14, शुभम 10, शुभम बढ़ सकता था ना, बताओ आप, 10 आराम से 13-14 हो सकता था ना, मैंने जब एक्सप्लेन किया तब आपको लगा होगा ना, राइट। एंड दिस इज व्हाई दीज आर सो स्कोरिंग, राइट। ये जो एरिया ना ये स्कोरिंग है, और ये रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। लोग पहले ग्रामर करने चले जाते हैं, लोग पहले दूसरा कुछ करने चले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के, क्यों छोड़े, राइट, ओके। अब वर्ड यूसेज का ये वाला देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जैसे बहुत लोगों ने क्या किया था, जिस बार आया था ये, जब पिछले से पिछले बार आया था 12 नीलाद्री, वेरी गुड। तो इसमें क्या हुआ कि आपको बताना था कि जो डिफरेंट है वो बताइए, और लोगों ने जो सही सेम तरीके से कॉन्टेक्चुअली यूज हुआ है वर्ड गिवन सेंटेंस में से वो बता दिया, राइट। ये मत कीजिए, हाँ ठीक है, राइट। चलिए इसका आंसर बताइए। यशवंत वेरी गुड 13, गुड शुभम गुड। ईशा रुक जाओ, देखो मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो कुछ जगह पे वर्ड यूसेज अगर वर्ड पता ही नहीं होगा तो शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत जगह पे हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है ना कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं वोकैब के ऊपर, राइट, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी मांगा जाता है। तो जहाँ कुछ कई केस में होता है कि जहाँ पे वर्ड नहीं है तो आंसर नहीं कर सकते, लेकिन वो हो सकता है कि 35 में से शायद 3-4 क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, या प्री में 30 में से सम 2-3 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी तो होते भी नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन इवन इफ दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ वोकैबुलरी दे कैन बी डन कॉन्टेक्चुअली। वो मैंने आपको पहले भी दिखाया, अभी भी दिखाऊंगा, देखना। शिवानी का आंसर है, बाकी लोग बताओ। दोस्तों सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, है ना। चलो देखिए इसको, particularly in the case of DHFL the fraud level is a big blow as the banks recently decided to help the firm resume its lending operation। अब देखो इसमें पहली चीज तो जो वर्ड को बोल्ड किया है उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझो। बिग ब्लो मतलब क्या है कि सडन लॉस, सडन फॉल इन फॉर्चून, इस तरह से कोई यूज हो रहा है ना। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। वेव्स ऑफ कोल्ड विंड ब्लो अर्ली, ये तो नॉर्मल ब्लो है, हवा चलना। तो क्या दोस्त ये आपका हो सकता है इस तरह का यूज? इस तरह का यूज ये है नहीं, क्रॉस लगा दो। द रेफरेंस इज ऑब्लाइज्ड टू ब्लो हिज द रेफरी इज ऑब्लाइज्ड टू ब्लो हिज विसल, ये भी तो ब्लो फूंक मारना विसल पे, तो ये भी नहीं होगा, अलग तरीके से वर्ड को यूज किया गया है। लॉस या सडन फॉल इन फॉर्चून के हिसाब से यूज नहीं किया गया है। राजीव experienced a huge blow when his company was sealed in suspect fraudulent transaction, यहां पे ब्लो को जिस तरह से यूज किया गया है और यहां पे जिस तरह से यूज किया गया है सेम टू सेम है। लॉस, सडन फॉल इन फॉर्चून, तो ये वाला यूज और ये वाला यूज सेम है, पर हमें करना क्या है, डिफरेंट मीनिंग वाले निकालने हैं। तो डिफरेंट मीनिंग वाले क्या है, 1 and 2। 1 and 2 कहां पे है, यहां पे है, तो आंसर क्या है, सी है। अब बताओ किया जा सकता था, राइट, किया जा सकता था। देखिए यस नीलाद्री, वी आर थिंकिंग ऑफ कोर्सेज, सून वी विल अनाउंस समथिंग, है ना।
तो जिन लोगों का सी आ गया वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं समझ में आया अब क्लियर है किस तरह से करना था, ठीक है, गिव मी अ थम्स अप। हाँ चलो नेक्स्ट, सेम टू सेम उस क्वेश्चन का तरीका इसमें भी लगाओ। वेरी गुड माइंड। आदित्य पूछ रहा है फिनेंशियल एक्सप्रेस गुड है जनरल इंग्लिश के लिए या फिनेंशियल नॉलेज के लिए? एक देखो, ऑब्वियस सी बात है, फिनेंशियल नॉलेज के लिए फिनेंशियल एक्सप्रेस काम आएगा। अब पेपर पढ़ने के दो पार्ट है। एक पेपर तुम पढ़ते हो दिल्ली की न्यूज़ को ग्लांस करने के लिए, एक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। रीडिंग प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली हम सिर्फ एडिटोरियल पार्ट पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, एडिटोरियल जो आपके हैं वो मिक्स एंड मैच होने चाहिए, कोई पर्टिकुलर पेपर से नहीं होना चाहिए हमेशा हमेशा। तो हफ्ते में आप 2 से 3 पेपर को मिक्स एंड मैच करके करो। उसमें फिनेंशियल, कभी कभी किसी हफ्ते आप फिनेंशियल एक्सप्रेस को भी उठा सकते हो, राइट। किसी हफ्ते आपने 2 जनरल न्यूज़पेपर उठाया और 1 फिनेंशियल पेपर उठाया। किसी हफ्ते आपने 2 जनरल न्यूज़पेपर उठाया और 1 फिनेंशियल पेपर, बट थोड़ा सा हल्का फिनेंशियल पेपर उठाया, राइट। मिंट जैसे फिनेंशियल पेपर उठाया, और जो 2 जनरल उठाए वो थोड़े से अलग तरीके के उठाए, राइट। इस तरह से क्या होगा, आपको अलग अलग ओपिनियन पीसेस पढ़ने का टेक्निक आ जाएगा, आपको अलग अलग ओपिनियन पीसेस को इवैल्यूएट करने का कैपेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, राइट। और प्लस अगर आपको फिनेंस पढ़ना है उसमें भी आप व्हाई डोंट यू मिक्स अप, राइट। अगर आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर नहीं है आपको एक ही लेना है या दोनों में से एक लेना है, 2 लेना है, एक जनरल एक फिनेंस, तो फिनेंशियल एक्सप्रेस फिनेंस के लिए यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, राइट। चलो बी आंसर आ रहा है इसका, देखे जरा इसको। As the daily press briefing, Joint Secretary in the Union Health Ministry Love Agarwal gave the break up of data so far of COVID-19 confirmed cases। तो यहाँ पे break up, बेसिकली देखो ब्रेक वर्ड को बोल्ड किया गया है, बट एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक वर्ड है ही नहीं। यहाँ पे ना ये फ्रेजल वर्ब ब्रेक अप है, जिसका मीनिंग है शो इन डिटेल, है ना, राइट। तो अब यहां पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेक अप, ब्रेक को बोल्ड किया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रेकअप इंपॉर्टेंट है, तो उसका मीनिंग देखना है। तो डेफिनेटली ब्रेकअप वाला जो मीनिंग है वो अगर कहीं पे मैच खा रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा, जहां मैच नहीं खा रहा है वो मेरा आंसर होगा, राइट। तो स्कूल ब्रेक इज ऑलमोस्ट ओवर, ऑब्वियसली मैच नहीं खा रहा है। द ब्रेक अप ऑफ द पेमेंट रिसीट, देखो ब्रेकअप पूरा का पूरा यूज हुआ इसलिए शो इन डिटेल, तो ये तो मैच खा रहा है। द पेज हैज बीन ब्रेक अप इनटू डिफरेंट सेक्शंस फॉर मोर क्लैरिटी। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, अगर आपने देखा कि द पेज हैज बीन, नहीं ये भी तो वही हुआ ना, शो इन डिटेल। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ओनली बी होगा, राइट, ओनली बी हो, सॉरी ओनली 1 होगा बी, राइट, ओके। हाँ शिवानी, अगर एक लेना है यार, देखो मैं ना वैसे प्रेफर करूंगा, अगर अब आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे सर, तो अगर आप लोग बाहर जाते हो, अभी तो ऐसा कोई खास वो नहीं है, अगर आप लोग बाहर जाते हो तो एक पेपर लगा लो, ठीक है, और जब बाहर जाते हो ना दूसरा पेपर जो है आप जो है खरीद लेना जब बाहर जाते हो, ऑल्टरनेट डे हो सकता है। और आप जो पेपर लगा रहे हो ना वो भी आप महीने के महीने चेंज भी कर सकते हो, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड न्यूज़ सारे पेपर में एक आता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई पेपर ज़्यादा न्यूज़ देता है, और वैसे आजकल वैसे भी पेपर की न्यूज़ का जो वो हो गया है कि न्यूज़ के लिए यू एनीवेज, जनरल अवेयरनेस की न्यूज़ के लिए यू एनीवेज यू आर फॉलोइंग द कंपेंडियम दैट द जनरल अवेयरनेस के जो आपके कोर्स में आपको मिलता ही है यहाँ पे। तो आप बाकी चीज़ों के लिए, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करो, ये अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करोगे, ये मिक्स एंड मैच होना चाहिए, ठीक है। उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड भी अच्छा पेपर है, उसमें आपका फिनेंशियल एक्सप्रेस भी अच्छा पेपर है। ये जो एक पेपर को आइडियल बना लेना इज नॉट गुड,
मैं बता रहा हूँ, एक डिफरेंस बताता हूँ, बहुत बहुत सिंपल है। फिनेंशियल एक्सप्रेस का एक बोलने का तरीका होता है और उसमें ज़्यादातर टाइम पे देखा गया है कि इट इज़ मोर लीन्ड टूवर्ड्स, बिकॉज वो इंडियन एक्सप्रेस का भी ऐसा ही देखा गया है, लीन टूवर्ड्स वेलफेयर स्कीम्स एंड अ लिटिल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड थोड़ा सा राइटिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है ज़्यादातर आर्टिकल्स में। अब देखो, दोनों नहीं पढ़ोगे तो आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैसे आएगा दोनों तरह का। और यही चीज़ जो है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, इनके बीच में भी है। जनरल न्यूज़पेपर भी एक मत पढ़ा करो, मिक्स करो, ठीक है, उसी से दिमाग खुलेगा, राइट। ओके, चलिए आगे। ऐसा नहीं कि हर रोज अलग अलग पेपर पढ़ो, तो फिर पढ़ाई कब करोगे। मैं बोला हूँ कि किसी दिन ये उठा लो, किसी दिन वो उठा लो। अगर एक दो फिक्स पेपर रख रहे हो तो वो दोनों कोई भी रख सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको पढ़ने में मज़ा आता है वो रखो, है ना, क्योंकि लर्निंग में फ़न होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए, यस, एक आप बीच बीच में जाके ऑल्टरनेट डे या 2 दिन में, 3 दिन में एक बार, हफ्ते में 2 बार, इस तरह से यार मिक्स एंड मैच जिस तरह से करो। अगर आप बाहर जाके पेपर खरीदते हो तो आपके हाथ में है, एक दिन ये खरीद लिया, एक दिन दूसरा खरीद लिया, एक दिन तीसरा खरीद लिया, है ना, राइट। पर अगर आपके घर पे पेपर आता है तो आप क्यों ज़्यादा वो करोगे, आप 2-3 दिन में एक खरीद लेना, ज़्यादा खर्चा क्यों करोगे, 2-3 दिन में एक खरीद लेना, राइट, ठीक है। चलो देखो, ये सारे इतने लॉजिकल, इतने कॉमन सेंस है, लेकिन हम लोगों को मतलब बच्चों को इतनी गलतफहमियां इसमें होती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग ये पूछ रहे हो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अपने दोस्तों को बोलो कि वो ये क्लासेस अटेंड करे, ताकि उनसे जो ये क्वेश्चन आए, अगर आज आदित्य ने या शिवानी ने ये सारे क्वेश्चंस नहीं उठाए होते तो मैं शायद ये बोलता नहीं, क्योंकि आज तो हम लोग वर्ड रिप्लेसमेंट और वो कर रहे थे। लाइव आने का मज़ा तो तभी है ना जब ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आदित्य ऑनलाइन तो प्रेफर कर ही सकते हो, अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन लो ही लो, तो ऑनलाइन ही लो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि आपका ज़्यादातर रीडिंग आगे जाके भी ऑनलाइन होने वाला है, काम में भी ऑनलाइन होने वाला है, और यहाँ पे भी एग्जाम में भी ऑनलाइन होने वाला है। मैं आई एम सेइंग इन जनरल अगर आप न्यूज़पेपर ले रहे हो तो उसको मिक्स एंड मैच कर लो, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट ये वाला करो। तो ऐसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस जो है आप लोगों की तरफ से बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाते पढ़ाते मैं ना बोलूँ, लेकिन आपकी दिक्कतें जब सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा वो गाइडेंस निकल के आ जाएगा, एंड देन यू वुड ऑटोमेटिकली डू इट, है ना। आंसर बोलो इसका। आंसर आने लगा, चलिए देखते हैं। सी ईशा, मयूर, कशिश, शिवानी, चलो देखते हैं। इन द वीक ऑफ डेडली कोरोना वायरस स्प्रेडिंग सो क्विकली, अवॉइडिंग हैंडशेक्स। इसमें है तो हैंडशेक, अब मुझे हैंडशेक का मीनिंग तो नहीं बताना है ना आप लोग, अब सबको पता है, राइट। एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हैंडशेक को इसमें यहाँ पे जिस तरह से यूज़ किया, क्योंकि हैंड को नहीं यूज़ किया गया, हैंड को बोल्ड किया गया है, बट एक्चुअली द वर्ड इज हैंडशेक, उसी तरह से यूज़ करना है। रिस्ट्रक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड आवर बिजनेस ऑन वन हैंड, नहीं, हैंड को उस तरह से यूज़ नहीं किया गया है। द बॉस ऑर्डर टू हैंड ओवर द डेडिकेटेड टास्क, नहीं किया गया है। व्हेन रमेश एंड महेश मेट दे हग्ड एंड शुक हैंड्स, किया गया है। तो ये वाला नहीं होगा, ये दोनों आंसर होंगे 1 और 2। 1 और 2 कहाँ पे है दोस्त, सी में है। वाह, देखा, देखो क्वेश्चन को ना, और ये इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। अरे भाई पढ़ो तो, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने दिमाग का टॉप फ्लोर खोल के जाना। अगर मेरे से पढ़ने का एक फ़ायदा तुम्हें होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो टॉप फ्लोर खोल के जाना, क्योंकि अगर टॉप फ्लोर खुल गया ना, अगर वो हमने क्लास में नहीं भी किया, और हो ही सकता है डिफरेंट कुछ आ गया, तो भी आप वो वहाँ पे कर लोगे और बाकी लोग रोते रहेंगे, रोने दो उनको, राइट। ओके,
इफ पीपल थिंक कि जो आएगा उसका एक, जैसे क्लास 9-10 में नहीं होता था कि एक सर एग्जाम से पहले सैम्पल पेपर दे दो, उसी को लगा के चले जाते, वही रिपीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में। अरे ऐसा नहीं हो, इसीलिए तो ये लोग इतना बड़ा एग्जाम करवा रहे हैं, ताकि वो देख सके कि तुम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को किस तरह से निकाल सकते हो, हाउ मच यू आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम पे तो हर कोई रोक सकता है, सॉल्यूशन कौन निकाल सकता है, और वही लोगों का सिलेक्शन होगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप वर्ड यूसेज का देखो। क्वेश्चन हैज अ बेस वर्ड दैट इज यूज्ड इन द ऑप्शंस गिवन बिलो। चूज द ऑप्शन इन विच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज इनअप्रोप्रिएट। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट ना हमेशा पढ़ना, 5 सेकंड लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताओ। यस करेक्ट शिवानी, स्पॉन्टेनियस एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। और स्पॉन्टेनिटी ना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा दिखा दिया है कि स्पॉन्टेनिटी बॉर्न टैलेंट है, ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्टेनिटी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं होता, डेवलप टैलेंट होता है, राइट। ओके, कुछ लोगों का बॉर्न टैलेंट होता है, लेकिन वो बहुत म्यूनिसिपल परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का। ज़्यादातर लोग इसको डेवलप करते हैं, और वो डेवलप करना ही मैं मेरे क्लासेस के थ्रू तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, ताकि आप लोगों में वो स्पॉन्टेनिटी आ जाए, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी आ जाए। आंसर बताओ इसका, लेट्स सी। आगे आंसर एक का आया प्रिया, डी आदित्य, डी देखे किसमें इनअप्रोप्रिएट है। ही न्यू इमीडिएटली दैट ही वाज अलाइव बिकॉज ऑफ द। अच्छा, परमिएट का मीनिंग क्या है? ये इसमें ना थोड़ा सा जैसे ईशा नहीं कह रही थी कि शी कांट अंडरस्टैंड, ये वो वाले क्वेश्चन है। अगर आपको इसका मीनिंग एकदम ही नहीं पता, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा गेस कर सकते हो बाकी वर्ड्स को देख के, सेंटेंसेस को देख के, बट थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। जैसे परमिएट का मतलब ये होता है स्प्रेड थ्रू, डिफ्यूज, पेनिट्रेट, मतलब घुल मिल जाना, फिल, परवेड। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज होगा, बट घुल मिल जाना ओवरऑल। He knew immediately that he was alive because of the searing pain permeating every cubic centimeter of his body. ये तो हो सकता है ना, जा रहा है मीनिंग के साथ। Given that corruption seems to permeate every institution, घुस गया है every institution के अंदर, from the direction towards which they were traveling, he perceived a hint of the stench that permeated the deep center of the forest. अंदर से आ रहा था, ऐसे जैसे कि घुसा हुआ है डीप सेंटर के फॉरेस्ट में, ये वो हो सकता है। अंडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस देयर मे बी एन इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल परमिएट। ग्रामर ही गलत है यार, परमिएट यहाँ पे ग्रामर ही गलत है। इज अ बैड सोल्यूशन दैट अलाउज इट टू परसिस्ट। अभिषा यहाँ पे देखो, अगर आपने चारों सेंटेंसेस पढ़े होते तो गेस भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर गलत है। या परमिएट तो नहीं आ सकता यहाँ पे किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, राइट। और यहाँ पे आप वर्ब नहीं डाल सकते, है ना, सोच के बताओ, राइट। देखो लॉजिक खुला रखने का ना एक फ़ायदा होता है। हम जुगाड़ वाले देश है ना। जुगाड़ का मतलब क्या होता है? जुगाड़ को हम लोगों ने ऐवे ही क्या बोलते हैं, गलत नेगेटिव ओरिएंटेशन दे दिया। बट व्हाट इज जुगाड़? साइंस विद जुगाड़ इज इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग की वैल्यू है कि नहीं? वैसे ही मैनेजमेंट थ्योरी विद जुगाड़ इज आपका जो एमबीए करते हैं मैनेजमेंट, या जो मैनेजमेंट में लोग करते हैं, सीईओ सीटीओज जो करते हैं। तो ये जो जुगाड़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन प्रोसेस। वही हम लोग कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, सीधी सीधी बात है। 4 में अगर ग्रामर तीनों में सही है और एक में गलत है, तो कुछ भी हो उसका मतलब गलत तो यही होने वाला है। समझो बात को, राइट? ओके, तो ये होगा। बट ऑब्वियसली आपको ये आता है तो और भी सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, राइट? सो यू वुड
डू दिस, डी, है ना, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला कीजिए। तो अपना माइंड का जुगाड़ वाला खिड़की हमेशा खुला रखिएगा। मीनिंग बताऊं इसका? देखो मीनिंग क्या है। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है टिपिकल, स्टीरियोटिपिकल, मतलब जो होते आया है वैसे ही करना, नॉर्मल और समथिंग कन्वेंशनल रहना, है ना। I made myself comfortable and was about to make myself a quintessential when चाली अगेन ग्रामर गलत है यहाँ पे। क्विंटेसेंशियल पर्सन होगा, भाई एडजेक्टिव कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, राइट। एनीवेज चलो देखते हैं आगे। मोरो wrote that she was the quintessential, देखो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, geek girl, typical stereotypical geek girl, one of the most quintessential aspect of life, right, okay, classic aspects of life, he is the quintessential poet। हर जगह पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज तो हुआ है बट यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तो नाउन की तरह यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, राइट। तो इसीलिए ए वुड बी आवर आंसर, ए वुड बी आवर आंसर। अगेन देखो मीनिंग पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो भी बढ़िया, क्योंकि आप आंसर तो तब भी कर सकते हो इसको। हर केस में ऐसा पॉसिबल है, जरूरी नहीं है, बट इस केस में तो पॉसिबल था। एंड इट वॉज डिफिकल्ट लुकिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्ट लुकिंग वर्ड, डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चन, बट स्टिल यू वर एबल टू डू। तो देख के घबरा मत जाना दोस्त, देख के घबराना इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना, राइट। यस, ए इज द आंसर, वेरी गुड। सिल्वेस्टर आइजैक, नहीं डी नहीं दोस्त, ए वुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए वर्ड यूसेज टाइप 3, दो ही टाइप और बचे हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि वर्ड्स को कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज किया गया है। यार कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को सेंटेंस पढ़ के समझेंगे। और आप आदित्य जैसे आप पूछ रहे थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो उससे तो कॉन्टेक्स्ट का ही समझ में आने लगता है ना, और उसी से वोकैब का समझ जाते हो। अभी तक हम लोगों ने जो किया वो क्या था दोस्त, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी तो था। बताइए, ठीक है, देखते हैं। फेलो, अब जब फेलो का मतलब क्या होता है, फेलो का मतलब होता है कोवर्कर, कलीग, एसोसिएट, जो एक ही जगह काम कर रहे हो, राइट, सेम बोट, यू नो बडी। अब इस तरह की चीज, अब सिंस 1996 गिल हैज बीन एफिलिएटेड विद द एकेडमी एज अ रिसर्च फेलो। अब यहां पे एक चीज देखो, कुछ चीजें जो है क्या बोलते हैं उसको, यूज होते आए हैं, राइट। जैसे रिसर्च फेलो, ये एक यूसेज है, राइट, ये एक यूसेज है, उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो पीएचडी कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल यूसेजेस जिसको कहते हैं हम लोग, कन्वेंशनल यूसेजेस। अब ये ना फेलो का जितना मीनिंग पढ़ लो उसमें ये नहीं आएगा। ये आपने अगर सेंटेंसेस पढ़े हैं जिसमें ये यूज हुआ है तो ही आपको पता होगा, तो ये तो राइट यूज है। Officials have said that the fires do not appear to fellow, obviously ये गलत है, तो टू गलत है, तो ये गलत है, ये गलत है। We must demand an end to the violence perpetrated on our fellow citizen, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो A सही है, राइट, ओके, तो A सही है। तो this is the reason why I stress on contextual vocabulary and not actual vocabulary, जिसमें हम बचपन की तरह वर्ड रट्टा लगाते हैं। The reason is very simple। आदित्य मैं आ रहा हूं टफ वर्ड के लिए क्या करना चाहिए बोल रहा हूं मैं, बट ये समझो, देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। हाँ ऑब्वियसली सेकंड वाले में फॉलो होना चाहिए, वही गलत है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपकी रीडिंग वैराइड है, एक्लेक्टिक है, ये वर्ड हमेशा याद रखना, एक्लेक्टिक रीडिंग, राइट, यही की है
यार दोस्त, आप लोग SBI में जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, या इवन अगर आप लोग आगे जाके IBPS PO या दूसरे जो बैंक्स है जो कि बहुत ही रेपुटेबल बैंक्स है, जिनके इतने इतने लाखों में कस्टमर्स है, वहां पे आप एक डिसीजन मेकर के पोजीशन में जाने वाले हो, तो आपकी जो एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस फ्रंट्स इन डिफरेंट सिनेरियोज शुड बी वेरी हाई। क्यों आपको लगता है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों पूछा जाता है? क्यों आपको लगता है कि इंग्लिश में आपको साइकोलॉजी भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको बायोलॉजी भी पूछा जाता है पैसेज में, कभी कभी आपको मैनेजमेंट भी पूछा जाता है? क्यों? क्योंकि दे वांट टू सी वेदर यू आर अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी और नॉट। तभी जाके आप जॉब का प्रेशर भी ले सकते हो और जॉब में परफॉर्म भी कर सकते हो, बेटर भी कर सकते हो। और यही आता है, कोई भी अच्छे मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो हमेशा आपको कहेंगे कि अपनी रीडिंग को वैराइट करो, एक्लेक्टिक करो, वैराइट करो, एक्लेक्टिक करो, ठीक है, राइट। तो इस चीज को करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अस टू हैव अ सो मच थिंग्स। अब इसमें ना लोगों को लगता है कि सर सर्टेनिटी तो बड़ा कम है ना, उसी से अगर नहीं आया तो। अरे दोस्त, वो देखना चाहते हैं कि तुम अलग अलग सिनेरियो में किस तरह से डिसीजन ले पाते हो। तो सोचो, डिसीजन लेने का प्रैक्टिस करना है या अलग अलग सिनेरियो को रटने का प्रैक्टिस करना है, दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? ऑब्वियसली पहला वाला, क्योंकि सिनेरियो अगर चेंज भी हो गया, बिकॉज यू आर अ डिसीजन मेकर एंड यू आर एन एक्लेक्टिक रीडर, देयरफॉर यू विल बी एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस, राइट। यही है इसका क्या बोलते हैं सीक्रेट, ठीक है। ओके, अच्छा। सिल्वेस्टर आइजैक इज सेइंग दैट कि उनको लगा कि इनफॉर्मल यूज होता है रिसर्च फेलो, बट यार यूज तो होता है रिसर्च फेलो इवन फॉर्मल उसमें भी, है ना। मतलब इट्स अ सेड वर्ड, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस में यूज नहीं होते हैं, यही तो मैं बोल रहा था ना कि कॉन्टेक्स्ट में इट्स नॉट अ स्लैंग कि यूज नहीं हो सकता है ना सिल्वेस्टर, इट्स नॉट अ स्लैंग ना बेट। तो अगर वो स्लैंग नहीं है तो यूज हो सकता है, इट्स एन अंडरस्टूड वर्ड है ना, राइट, ठीक है। यस, फर्स्ट वाला डिसीजन वाला, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड ईशा। तो यही हम लोगों को करना है। सिल्वेस्टर क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, डिमांड, इजी वर्ड। देखिए आंसर बताइए। आंसर आ गया पहला वाला, देखिए जरा क्या बोलते हैं, डिमांड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ, अच्छा यहाँ पे डिमांड जो है इसका मतलब क्या है? डिमांड दोनों तरह यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी। मैं मीनिंग बता देता हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को पता है। नाउन की तरह यूज होता है तो अगर नाउन रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एक बहुत बड़ा आस्क, वो जो चीज़ पूछी जा रही है, डिमांड की जा रही है, उसको हम डिमांड बोलते हैं फर, ठीक है, जो चीज़ मांगी जा रही है। और वो एक्ट ऑफ मांगना को, द एक्ट ऑफ आस्किंग को, उसको हम लोग इंक्वायर एंड वर्ब बोलेंगे, जिसमें इंक्वायर, गिव, कमांड, बिड होता है। अरे नहीं सॉरी नहीं सिल्वेस्टर, देखो तुम्हारा तो क्वेश्चन है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो दोस्त, इस बात को समझो, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफाइंड होता है जहां पे, वहां पे ठीक है, लेकिन जहां पे इट इज एन एक्सेप्टेड यूसेज, जैसे रिसर्च फेलो एक्सेप्टेड यूसेज है, राइट, इट इज यूज्ड इन नॉर्मल सेंटेंसेस, ओके। ये ऐसा कुछ नहीं है जो लैंग्वेज में एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, हो सकता है डिग्री देते वक्त उसको नहीं बोला जाएगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बोला जाएगा, लेकिन बाहर अगर उनके बारे में कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है तो फेलो यूज होता है
है ना। अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि जब हम लोग पीएचडी परसुइंग लोगों के बारे में बात करते हैं तो रिसर्च फेलो बात करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा यहाँ पे स्टाइपेंड को भी फेलोशिप के नाम से बहुत जगह पे बोला जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पे बोला जाता है। तो पहली बात तो इस पे डाउट है कि इनको फॉर्मली हम ट्रीट क्यों नहीं करेंगे, पहली बात। सेकेंडली ये डाउट आपको नहीं आता अगर आपने इस तरह के सेंटेंसेस आपने पढ़े होते, तो वो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो स्विच ऑन ही नहीं होता है। दिस इज एन एक्सेप्टेड यूसेज, राइट, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जहां पे हम लोग बोलने वाले भाषा में हम लोग जब बात करते हैं तब हम लोग अगर कोई चीज यूज करते लिखने वाले भाषा में नहीं करते तो अलग बात था। बट रिसर्च फेलो, मैं सिर्फ फेलो की बात नहीं कर रहा हूं, रिसर्च फेलो ये वर्ड एज टुगेदर इज यूज्ड इन नॉर्मल राइटिंग टू, सो दैट मेक्स इट अ फॉर्मल यूसेज, है ना। वहां पे तो अलग हो गया, बैचमेट्स फेलोमेट्स अलग हो गया। दिस इज वेयर आई वांटेड टू, आई टोल्ड यू द डिफरेंस। आपने शायद उस टाइम पे मिस कर गए। उस टाइम पे मैंने बताया था कि फेलो एक तो था बैचमेट, दोस्त, इस तरह की चीज, लेकिन रिसर्च फेलो इज ऑल्सो an usage that is used, राइट, ओके। और वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको नहीं पता रहेगा, अब फिर आप उसको समझोगे कि वो इनफॉर्मल है जैसे आपने सोचा। एकदम यही हुआ आपके साथ भी कि आप उसको इनफॉर्मल सोचोगे जबकि वो एक एक्सेप्टेड यूज है, ठीक है, राइट। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। डिमांड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कट बेट and for trolling purposes. There has been a large demand for the service, सही बात है। The community members protested in the area to demand justice. तो यार ये तो only 2 and 3 है, क्योंकि पहला वाला तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोला इसने, है ना, राइट। यू आर वेलकम सिल्वेस्टर, ठीक है। तो ये वाला 2 हो गया। लास्ट टाइप, चलो। आई नो आप लोग थक गए होंगे, लेकिन ये लास्ट टाइप को कर लो तो आपका इस एग्जाम के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो हमारा पर्पस था मास्टर स्ट्रोक बैच को करने का, वो सॉल्व हो जाएगा। वर्ड यूसेज, वर्ड रिप्लेसमेंट आपको एकदम सारे आ जाएंगे किस तरह से करने हैं। उसके बाद आप करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस तो करना ही है, जैसे टॉपिक टेस्ट मैंने बोला स्मार्ट की रखी, टॉपिक टेस्ट लगाओ, या कोई दूसरे जो आप मॉक्स में जब प्रैक्टिस करते हो तो उस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो करो। ये डायरेक्शन पढ़ लेना, हाँ। ओके, आंसर्स आ गए, देखें ज़रा सही है कि नहीं है। ए आंसर आ रहा है ज़्यादातर। बोल क्या रहे हैं ये लोग कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 3 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड एंड आर यूज्ड इन सेंटेंसेस ABCD. From the option below, choose the sentences that use any of the words correctly and is grammatically or contextually correct. प्रोजेक्शन, करंट, फिस्कल, ठीक है दोस्त। तो अब यहां पे चूज दैट यूजेस एनी वन ऑफ द वर्ड्स करेक्टली, ये थोड़ा सा वो है, ठीक है, देख लेते हैं। ऑल्दो द आरबीआई केप्ट इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन अनचेंज्ड फॉर द करेंट फिस्कल ईयर एंडिंग इट इज फोरकास्टिंग ए स्लोअर, या सही तो लग रहा है, ये सारे ही सही लग रहा है, देखते हैं। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्रॉब्लम ऑफ नेविगेशन एज वेल एज टू करेंटिंग, गलत। मैप प्रोजेक्शन, गलत, ठीक है। Beijing has also lost flexibility in pursuing fiscal policy due to its loss of revenues from currents, galat. Like all problems, however, the current perception of incomplete fiscals, galat. Incompetence with fiscal, galat. Projections can modify the magnitude and fiscal relationship between voltages and current. Fiscal relationship क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये तो वर्ड ही गलत यूज हुआ है। तो ओनली यहाँ जहाँ पे सारे सही हुए हैं। मुझे इसके ना डायरेक्शन में थोड़ा सा डाउट है, डायरेक्शन को थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। मैंने आई डिडंट
जब मैंने डायरेक्शन को क्वेश्चन से लिया था मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, बट अभी जब मैंने पढ़ा इसमें मुझे लगा कि जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, एनी वर्ड अगर इनकरेक्ट है उनको एलिमिनेट कर देना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो कि पूरा करेक्ट है उसी को उठाएंगे और उसको मार्क कर देंगे, विच इज ए, राइट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वही चीज हम लोग करेंगे जो हमने पिछले वाले में किया है। ये बेसिकली एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन हो गया। अगर देखोगे तो वर्ड यूसेज के नाम पे एरर स्पॉटिंग, एरर जहां पे हो गया उसको एलिमिनेट कर दिया, जो सही वाला सेंटेंस है उसको ले लिया। चलो आंसर आ गया सी, वेरी गुड। एक बार बता देता हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को इन वर्ड्स का मीनिंग पता है, नहीं भी पता है तो देख लीजिए। प्लेज्ड मतलब होता है कि समथिंग सिक्योरिटी पे देना, प्रॉमिस भी प्लेज के हिसाब से यूज होता है, कैन बी ए प्रॉमिस टू, राइट, टू गिव समथिंग इन सिक्योरिटी, तो उसको होता है प्लेज। रिवैम्प का मतलब होता है रेनोवेट, रिफर्बिश, ओवरहॉल, चेंज कर देना, एकदम से चेंज कर देना। तो ये दोनों वर्ड का मीनिंग है। द बिगेस्ट फूड स्टोर विल प्लेज फॉर अ वीक, गलत यूज। अमेरिकन साइंटिस्ट वॉज टू बी प्राइज नॉट जस्ट फॉर रिवैम्प प्रोवेस बट टेक्निकल फैसिलिटी। टेक्निकल अमेरिकन साइंटिस्ट के फैसिलिटी के लिए फैकल्टी होना चाहिए था, फैसिलिटी के लिए तो यूज नहीं होगा ना, गलत। Foxconn, which uses the facility to assemble gadgets, apologized for the lapses in health standards and pledged promise to revamp its management, right? तो ये हो गया, सही दिख रहा है। Underfunding the United Nations seems both facility and contrary, गलत use. Along with a facility for language, ठीक है, जगह, लैंग्वेज के लिए जगह, फैसिलिटी का मतलब fledgling student quickly pledged himself होना चाहिए था, बट ठीक है, quickly pledge himself। प्रोग्रामिंग ये पूरा पार्ट ही गलत है, ग्रामर का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये भी है आउट। तो ओनली सी मेक सेंस, देयरफॉर सी इज द। हाँ शिवानी, रिस्ट्रक्चर भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। यस सिल्वेस्टर, तो रेनोवेट, रिफर्बिश, ओवरहॉल का मतलब क्या हुआ, सेम ही तो हुआ, सिनोनिम्स है वो। तो अब जो बोल रहे हो वो यू नो इन मोर वर्ड्स मीनिंग से, वहां पे जो लिखा हुआ है वो वन वर्ड सिनोनिम्स है, मीनिंग सेम ही है, राइट। पूरे चीज को चेंज करते हुए, रीवैम्प मतलब है कि पूरी चीज को चेंज करते हुए बेटर करना, राइट, ठीक है। माइनर इंप्रूवमेंट को रीवैम्प नहीं कहते हैं, हाँ सिल्वेस्टर, ये ध्यान रखना, माइनर इंप्रूवमेंट को रीवैम्प नहीं करते, बहुत बड़े बड़े चेंजेस को ही हम लोग रीवैम्प करते हैं। और कुछ कॉन्टेक्स्ट में शिवानी ऑब्वियसली वो रीस्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो एंड तक थे आई एम श्योर कि उन लोगों को समझ में आया कि देखो कितने आप लोगों के सही हुए वो आप डालो, मैं इसका इस क्लास के लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, 24-25 क्वेश्चन किए, राइट। अच्छा वो 15 क्वेश्चन थे, उसमें से तो आप लोगों ने बोला ये 9 क्वेश्चन थे, इनमें से कितने सही हुए वो आप देखो। ओह वाओ, ग्रेट सिल्वेस्टर, आपने, एंड दैट्स द ब्यूटी, ये तो मैं बोलता हूँ ना कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि इतने सारे 9 क्वेश्चन अभी किए मैंने और 15 वो थे, तो ये 9 में से कितने सही हुए वो देखो, तो टोटल बना के मुझे आपका टोटल कितने सही हुए वो देखना। अब यहाँ पे देखो कि यू गाइज एंडेड अप डूइंग अराउंड 20+ करेक्ट एटलीस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आदित्य 7 पिछले में 13-14 था, तो 20-21 तो हो ही गया ना, तो 20 अराउंड 20+ करेक्ट आउट ऑफ 24। और वर्ड्स की जरूरत हमें कितने क्वेश्चंस में पड़ी, वर्ड्स की एक्चुअल मीनिंग की जरूरत, वर्ड वाले क्वेश्चंस थे सारे, बट वर्ड की एक्चुअल मीनिंग की जरूरत हमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस में पड़ी, राइट। बहुत ज्यादा हुआ तो 5 अगर मुझे याद नहीं है, बट 3 से 4 क्वेश्चंस में ही मुझे इतना याद आ रहा है।
और फिर भी उनमें कुछ लॉजिक लगा के एक दो वो भी सॉल्व हो सकते थे, दो शायद ऐसे थे जो शायद आपको ना पता हो तो हो ही नहीं सकते हैं। राइट, अब समझे क्यों मैं आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूं कि दोस्त सोचने का नजरिया बदलो, तरीका बदलो, वर्ड की मीनिंग को चेंज मत करो, वो तो आपकी रीडिंग से अपने आप कॉन्टेक्चुअली डेवलप होता जाएगा। यहां पे भी आप कॉन्टेक्चुअली सोचने की कोशिश करो। राइट, ओके, ठीक है सिल्वेस्टर, आप बाद में ज्वाइन किए तो पिछले वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा और आपका क्या स्कोर है वो कमेंट में भी डालिएगा, है ना। राइट, कोई बात नहीं, कल से आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए। 6:30 बजे हमारा रोज मास्टर स्ट्रोक बैच चलता है, उसको इस हफ्ते 6:30 बजे हर रोज होगा, तो उसको हर कोई अटेंड करेगा और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। और ऑब्वियसली इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जैसे आपने देखा ना कितने सारे क्वेश्चंस आज आप लोगों की तरफ से आए जो वर्ड रिप्लेसमेंट और वर्ड यूसेज का पार्ट था ही नहीं, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड था, जहाँ पे आपको गलत चीज़ें पता थी, मिस गाइडेंस था। राइट, और जो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया, और वो तभी आएगा जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। राइट, ठीक है, टोटल स्कोर 23 कर शिवानी, वेरी गुड। कशिश 21, वेरी गुड, वेरी गुड। इज इट गुड टू रीड नॉवेल्स मयूर? यस, एकदम क्लर्क मेंस से पहले मत पढ़ो अभी, लेकिन अगर आपके पास 3-4 महीने, नॉवेल पढ़ना ना एक्चुअली आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। आई वुड प्रेफर कि आप बिंज वॉच ना करके, सीरीज वॉच ना करके, एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल पढ़ना चालू कर दो। राइट, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो हमें ना बचपन से हमारे स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इवन हम बड़े होते हैं, इवन हमारे काम के उसमें लोग ना वो जोकर की तरह, जोकर मतलब वो जोकर नहीं, वो जो बैटमैन वाला जोकर था ना, विलन वाला जोकर, जो बोलता था कि वाई सो सीरियस। राइट, ऐसे वाई सो सीरियस मोड में हमें लोग डाल देते हैं, जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा सीरियस काम ही नहीं करवाए हैं, वो अपने सोल को, अपने इंटेलेक्ट को नर्चर करते हैं, उसके लिए किताबें पढ़ते हैं। और किताबें मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉन फिक्शन। हमारे एक जनरेशन को तो ऐसी मिसगाइडेंस मिल गई है कि नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो तो काम की चीज़ है, फिक्शन पढ़ रहे हो तो बेकार चीज़ है। अरे फिक्शन जो है आपके इमेजिनेशन को, आपके इंट्यूटिवनेस को बढ़ाता है, क्यों वो खराब चीज होगा? ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज बिंज नहीं करनी है, ना आपको सीरीज बिंज वॉच करनी है, ना आपको फिक्शन या नॉन फिक्शन बिंज रीड करनी है, लेकिन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऑलवेज यू शुड रीड बुक्स एवरी डे। फिक्शन और नॉन फिक्शन को आप मिक्सअप कर लो, नॉवेल्स भी पढ़ो, बीच बीच में एक नॉवेल खत्म किया फिर एक नॉन फिक्शन उठा लो, राइट, फिर एक फिक्शन उठा लो, इस तरह से करो। उससे आपका जो है देखना क्या, ये जो क्वेश्चंस है ना देखते ही होने लग जाएगा, देखते ही। राइट, वाई? बिकॉज आपका वो इंस्टिंक्ट ही तो खुल गया है ना। राइट, कुछ लोग इंस्टिंक्ट से अच्छा आंसर करते, क्यों का आंसर करते? इसलिए आंसर करते हैं बिकॉज दे आर मोर वेल रेड। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में बताइए, अभी ही कमेंट डाल दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आप लोगों का। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अगर हो जो आपको रह गया है यहाँ पे पूछना, वो भी डाल दीजिए, ठीक है।